क्या आपने कभी कैलोरी को मेजर होते हुए देखा है? ओके। ये सिर्फ हमने लिटरेचर में सुना है। मोटापा इस पूरी दुनिया का एक चिंता का विषय बनता चला जा रहा है, आपका, हमारा और सभी लीडर्स का। मोटापा या वजन बढ़ क्यों रहा है? बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम देखें, जो हम कैलोरी ज्यादा खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फैट में ही क्यों कन्वर्ट होती है, ये हड्डियों में क्यों नहीं कन्वर्ट होती और मसल्स में क्यों कन्वर्ट नहीं हो? प्रोटीन एग्जैक्टली क्या होता है? ऐसा तो लैब में, ऐसा तो करिकुलम में नहीं होता है। तो यानी कि आप कम खाएं तो भी फैट बढ़ता है, बिल्कुल ज्यादा होता है। खाएं तो भी फैट बढ़ता है। इसके लिए स्ट्रिक्ट डाइटिंग, स्टार्विंग, इनके में सख्त खिलाफ। क्योंकि मेरा जो पर्पस है इस पॉडकास्ट का, नाम इसका द एविडेंस है। मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसी लेबोरेटरीज जहाँ पे मैं जाके लेप्टिन को देखूं, जहाँ पे मैं जाके ग्रेलिन को देखूं। अभी एविडेंस तलाश करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मोटापा इस पूरी दुनिया का एक चिंता का विषय बनता चला जा रहा है, आपका, हमारा और सभी लीडर्स का। प्रधानमंत्री जी को भी इंडिपेंडेंस डे से लाल किले की प्राचीर से यह कहना पड़ा कि एक बहुत बड़ी समस्या है और समय के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। इसका कोई रास्ता दिखाई भी देता हुआ प्रतीत होता नहीं है। मैं सुधीर आष्टा अनलोड के माध्यम से ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, एविडेंस, रियल साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से, कि क्या इसका सही रास्ता है और इसको किस तरीके से काबू में किया जा सकता है, किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। द एविडेंस शो के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आज स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर प्रतिभा सिंघल जी का, जो 20 साल से ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है। वो एक पेशेवर डॉक्टर हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं और उन्होंने न्यूट्रिशन के फील्ड में बहुत बड़ा काम किया है। उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनका जो एक्सपर्टीज है, उनका जो क्वालिफिकेशन है, वो इस पॉडकास्ट में हम उन्हीं के कर कमलों से या मुखमंडल से सुनेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे पहला बात, डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। जी धन्य आपका आने के लिए। और सबसे पहला सवाल कि ये जो चिंता का विषय बनता चला जा रहा है, मोटापा या वजन बढ़ क्यों रहा है? मोटापा क्यों बढ़ रहा है, वाकई ये एक बर्निंग क्वेश्चंस हो रहा है आजकल के ज़माने में। बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गई है, लोगों के पास टाइम नहीं है न्यूट्रिशन पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए। पहले जॉइंट फैमिली थी, अभी सारे फीमेल्स दे आर ऑल्सो वर्किंग। पहले वो होम मेकर होते थे, उनके पास टाइम होता था प्रॉपर होलसम मील बनाने का, वो एक लैकिंग हो रहा है। सभी लोग भागदौड़ में हैं। फिर टाइम की कमी की वजह से लोग कुछ भी उठा के खा ले रहे हैं, जल्दी जल्दी क्विक मील का फैशन हो गया है, फास्ट फूड का फैशन हो गया है। फिर जेप्टो, स्विगी, उन्होंने तो और ज़्यादा क्रांतिकारी सिचुएशन हो गई है। ज़रा सी डोपामाइन, थोड़ा सा भी हमें एक आया अर्ज तो तुरंत अवेलेबिलिटी भी हो जाती है। पिज़्ज़ा बोला तो स्विगी से तुरंत पिज़्ज़ा आ गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक तो डिज़ायर्स बहुत होती जा रही हैं और अवेलेबिलिटी भी बहुत है और फास्ट लाइफ है, आई थिंक उनकी वजह से। और हम जितना हमें खाना चाहिए, एक संयम जो पहले रहता था, वो संयम ख़त्म हो गया है। हम अपनी हर इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, चाहे वो खाने की इच्छा हो, चाहे हमारे एम्बिशन की इच्छा हो। जी, तो आपने तो बहुत सारे फैक्टर्स मोटापे के लिए बता दिए। तो यह मोटे तौर पे ये कहें कि मोटापे के लिए या बढ़ते हुए वजन के लिए कोई एक सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। मल्टीपल रीजन, अगर उसको साइंटिफिकली, अगर हम उसको सिंगल फैक्टर की तरफ जाएं, तो अगर हम जितनी कैलोरीज हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड हैं, अगर हम उससे कहीं ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो सारा जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो एज ए फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। अब वो किन किन रीजन से ऐसा हो रहा है वो मैंने अभी आपको बताया। बट बेस लाइन ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम ले रहे हैं, सो एनीथिंग विच इज़ इन एक्सेस इज अ पॉइजन। इवन मेडिसिन इन एक्सेस इज अ पॉइजन। तो वही मोटापा की तरह कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा जो ये वेट है डॉक्टर साहब, वेट मतलब एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन? वजन का क्या मतलब है? मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 100 किलो है, तो ये वजन जो है 100 किलो मीन्स व्हाट? हाँ, वजन जो है वो बॉडी के अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड रहता है। जैसे कि उसका फैट
सबसे पहले तो फैट सेल्स का फैट मास हम देखते हैं, ठीक है। Okay. फैट सेल्स कितना है, उसका मसल मास कितना है, ओके ठीक है। उसका हो सकता है वो वजन कुछ उसके वाटर रिटेंशन के फॉर्म में कुछ वजन हो सकता है, ओके कुछ वेस्ट मटेरियल्स, फ्री रेडिकल, टॉक्सिक मटेरियल्स के फॉर्म में वेट हो सकता है। ओके तो इस तरह अलग अलग कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके। तो अगर मोटे तौर पे कहें, जो मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज हमारे पास तो कोई इस टाइप का फॉर्मल एक एजुकेशन नहीं है, लेकिन सभी के जो ऑर्गन्स हैं पूरी मानव जाति में सबके जो दिल है, हार्ट सबके सेम साइज के होंगे, हाँ बिल्कुल। सबकी किडनी सेम साइज की होंगी। हाँ हाँ तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो जो वजन है वो हड्डियों का वजन, आपका मसल्स का वजन और फैट का वजन, ये तीन को अगर हम टोटल करें तो हाँ। वो वजन आता है। थोड़ी देर पहले आपने अपने प्रीवियस आंसर में ये बताया कि जो हम कैलोरी ज्यादा खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फैट में ही क्यों कन्वर्ट होती है, ये हड्डियों में क्यों नहीं कन्वर्ट होती और मसल्स में क्यों कन्वर्ट नहीं होती है? नहीं होती है। क्या होता है, जैसे एक प्रोसेस होता है, जैसे अगर हम जितना रिक्वायर्ड है उतनी जी। ही कैलोरीज ले रहे हैं तो वो बर्न आउट हो जाएगा। Okay. एट द एंड ऑफ द डे वो पूरी कैलोरीज बर्न आउट हो जाएगी ओके फॉर टू रनिंग द बॉडी। ओके जो बॉडी के अंदर हार्ट पंप कर रहा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, किडनी जी। वर्क कर रहा है, जो इंटरनल ऑर्गन्स एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हो रही है जी उनको रन करने में बर्न हो जाएगा। अब सेकंड स्टेज आता है जब हम कैलोरी से ज्यादा, रिक्वायरमेंट से हम ज्यादा ले रहे हैं, ओके तो बॉडी का फंक्शन है कि वो उसको मसल्स में स्टोर करेगा, लिवर में स्टोर करेगा ओके इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ओके की जरूरत पड़ने पे वहां से बर्न कर, वहां से यूज करके लिया जा सकता है। ओके हम अभी भी नहीं रुके, हम उससे भी ज्यादा कैलोरीज खाते जा रहे हैं। ओके तो और अब कहाँ बॉडी लेकर जाए तो वो फैट सेल्स के फॉर्म में डिपॉजिट कर देते हैं। ओके तो फैट सेल्स में विसरल फैट हो सकता है, ओके इंटरनल हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर एक लेयर बना देगा, या फिर बटक एरिया में या हिप एरिया में, जो भी जहाँ पे भी उसको जगह मिलेगी जी वो एक्स्ट्रा फैट सेल्स वहां पर डिपॉजिट कर देगा। ओके तो पहली कोशिश तो यही रहती है कि मसल्स में जाए, बट हम रुकते नहीं हैं, ओके तो वो फैट बढ़ता जाता है। ओके। लेकिन बहुत सारे लोग जो, चाहे हम जिस भी माध्यम से देखें, क्योंकि हमारा भी कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है वेट लॉस के लिए और लोगों से बात करने के लिए। हाँ। पंजाब के गांव-गांव से, ऐसे सुदूर गांव से जो जस्ट बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और जहां पे शायद ये स्विगी इस टाइप की चीजें बैठी भी नहीं है, वो जब पंजाब से लोग बात करते हैं तो पंजाब में डॉक्टर साहब क्या होता है कि वो किलो के टर्म में बात ही नहीं करते हैं। वो क्या कहती है महिलाएं कि मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ दिन में, कुल मिला के एक रोटी खाती हूँ, हाँ। लेकिन 1 क्विंटल की हो गई हूँ। वो क्विंटलों की टर्म में बात करते हैं। तो ये जो हमारा जो एक मोटे तौर पे ये थॉट है कि ज्यादा खाने से वजन बढ़ जाता है और वो भी फैट बढ़ जाता है, तो लेकिन लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो एक ही रोटी खा रहे हैं, अब क्या वो एक रोटी खाना भी छोड़ दें? तो हाँ, ये क्या कारण मैं रहता समझ गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे एक कैटेगरी है जो बोल रहे कि मैं तो कुछ भी नहीं खा रही हूँ, जी हवा भी लेते हैं, पानी भी लेते हैं, तो वो फैट बन जाता है, करेक्ट। वजन बढ़ता जा रहा है। तो एक ये हो सकता है सिचुएशन जिसको बोलते हैं कि अंडर कैलोरीज में वो जा रहे हैं। ओके तो अंडर कैलोरीज में जब हम जाते हैं तो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। ओके तो बॉडी स्टार्ट स्टोरिंग द कैलोरीज। ओके उसको दिख रहा है कि बाहर से उसको एनर्जी नहीं मिल रही है जो सस्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। जी उनका जो रिक्वायर्ड कैलोरी इनटेक होना चाहिए उससे भी अगर वो बहुत कम जा रहे हैं ओके तो वो भी वेट गेन करता है। ओके। तो क्या चीज इकट्ठा कर लेता है? तो वो क्या करता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। बॉडी की कोशिश होती है कि किसी भी अनटुवर्ड सिचुएशन में बॉडी को वापस बैलेंस में लेकर आए। होम्योस्टेसिस बॉडी का ये डिफेंस मैकेनिज्म हमेशा ये कोशिश रहती है। ओके अब सपोज उसको अंडर कैलोरीज में वो लेडी जा रही है, ओके तो उस केस में बॉडी को ये रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हमें कैलोरीज नहीं मिल रही है, तो अंदर जो भी है उसको प्रिजर्व करो, उसको सेव करो। ओके। जैसे कोविड में या किसी भी सिचुएशन जब कोई सामान बाहर नहीं मिलता है तो हम लोग यही करते हैं ना, हाँ हाँ उठा के रख लेते हैं, हाँ हाँ उसको खर्च नहीं करना है। ओके तो उस सिचुएशन में भी बॉडी एनर्जी को फैट सेल्स में स्टोर कर लेती है। ओके दूसरा क्या करती है, वो मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है। ओके मेटाबॉलिज्म स्लो करने से जो एनर्जी लॉस हो रहा था बॉडी के अंदर टू रन द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, वो एनर्जी कम हो जाती है। तो दो चीज हो गए। ओके अगर हम अंडर कैलोरीज ले रहे हैं तो एक तो फैट सेल्स में बॉडी ने स्टार्ट किया कन्वर्ट करने में, ओके दूसरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, तो जो हम खाना खा रहे हैं वो बर्न नहीं हो रहा है, ओके तो वो यूज अप नहीं हो पा रही है कैलोरीज। तो Okay. ये इसको रिवर्स इफेक्ट बोलते हैं ओके अंडर कैलोरी का। ओके।
तो यानी कि आप कम खाएं तो भी फैट बढ़ता है, बिल्कुल ज्यादा बढ़ता है। खाएं तो भी हाँ, फैट बढ़ता है। हाँ, इसके लिए स्ट्रिक्ट डाइटिंग, स्टार्विंग, इनके मैं सख्त खिलाफ हूँ। ओके, तो अगर मान लीजिए आपके पास 2 या 3 तरह के लोग आ सकते हैं हम्म, और हम सभी ये समझते हैं कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है, हेल्थ एक ऐसी चीज है, जब तक खराब ना हो जाए तब तक अवेकनिंग होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है लेकिन ये सच है। हाँ जी। तो इसमें मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति आपके पास आया, ऐसी लेडी आती है जो 100 किलो की है, तो उनको आप किस तरीके की एडवाइस देते हैं? अपने एक तो 100 से बढ़े नहीं और कम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उनका हम पूरा असेसमेंट करते हैं पहले ओके, कि अभी वो 100 केजी तक पहुंचे हैं तो क्यों पहुंचे हैं, ओके, रीजंस होंगे उसके। ओके, तो उनका लाइफस्टाइल समझते हैं। फिर उनकी बॉडी टाइप देखते हैं, उनके ओके, अंदर के अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं कि अगर कोई डेफिशिएंसीज है। ओके, फिर उनके डिजीज हिस्ट्री लेते हैं। ओके, बहुत सारी डिजीजेस में भी उसका भी एक साइड इफेक्ट होता है वेट गेन, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। ओके, तो वो हम पूरा हिस्ट्री समझते हैं। ओके, फिर एक टोटलिटी में हिस्ट्री समझ के फिर एक एक पे हम वर्क करते हैं। ओके, सपोज अगर उनका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है तो हम उनको करेक्ट करेंगे डाइट के थ्रू। अगर बहुत सीवियर है तो कई बार सप्लीमेंट्स भी लेना पड़ता है। ओके, और अगर डिजीजेज हैं तो मी एज अ डॉक्टर, तो अगर डिजीज है तो हम उनके डिजीज पे वर्क करते हैं। ओके, सो दैट इंटरनल करेक्शन जब होगा तो बॉडी ऑटोमेटिकली वेट रिड्यूस करेगी। ओके, फिर कैलोरीज पे जाते हैं, उनका डाइट कैसा है, खान पान कैसा है। ओके, इनके अलावा और भी है, स्ट्रेस भी बहुत मैटर करता है। ओके, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका बॉडी सर्कैडियन रिदम के हिसाब से चल रहा है, वो लेट नाइट सो रहे हैं, ओके, लेट उठ रहे हैं, तो वो उस पे हमें वर्क करना है। कई Okay. बार बहुत स्ट्रेस लेवल होता है, टेंशन है, बहुत लोगों के दिमाग में, फैमिली में तरह तरह की स्ट्रेस है। ओके, तो अगर उनसे वो जूझ रहे हैं तो भी वेट गेन हो जाता है, तो भी हेल्थ खराब हो जाती है। तो ये सब जो टोटलिटी में हम समझते हैं, बात करते हैं, इट ओके, टेक्स 1 आवर पूरा समझने में। ओके, तो उसके बाद जब हम उनको समझाते हैं उनके ही लाइफ सिचुएशन के एंगल से, ओके, तो वो रिलेटेबल हो जाता है। ओके, हम कोई थ्योरेटिकल या स्टैंडर्ड साइंस नहीं बता रहे, हम उनके ही लाइफ स्पेस से सिचुएशन समझ के ओके, उनको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो वो बहुत रिलेटेबल होता है, वो समझते हैं उसको, वो Okay. लॉजिकल एंड साइंटिफिक साउंड करता है। ओके, फिर हम उनको गाइड करते हैं कि अब आपको आगे कैसे करना है, स्टेप बाय ओके, स्टेप। ओके, तो पहली सिटिंग में ही उनको सब जब समझा दिया जाता है और उनके रीजंस भी बता दिए जाते हैं, तो उनको एक होप लगती है कि अच्छा ये चीज पॉसिबल है, या अच्छा मैं ये रॉन्ग कर रही थी, तो Okay. अगर मैं ये करेक्ट कर दूंगी ओके, तो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो जो एक पॉजिटिव एश्योरेंस आ जाता है उनको पहली Okay. सिटिंग में, ओके, वो बहुत मैटर करता है। ओके, तो एज अ डॉक्टर एंड डाइटिशियन मेरा काम है सारे रीजंस को बाहर निकालना और समझाना ओके, और उनके ऊपर वर्क करना। ओके, तो वेट लॉस बहुत आसानी से किया जा सकता है। ओके। तो यानी कि आप सबसे पहले तो ये देखते हैं उनका कि रूटीन कैसा है हाँ, और उनके हेल्थ इश्यूज क्या हैं। हाँ, उसके बाद में फिर आप उनके लिए एक रूटीन रीडिजाइन करते हैं हाँ, सो दैट उनको ये बेनिफिट आ जाए। लेकिन बिल्कुल। फिर भी अगर इस समय दर्शकों को आपसे ये जानना है, क्योंकि आपके पास तो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक जनरल व्यक्ति के लिए, जो एक एवरेज व्यक्ति है, आपके पास बहुत बुरी कंडीशन के भी लोग आए होंगे हाँ, और बहुत अच्छी कंडीशन वाले, कंपैरेटिवली अच्छी, हम्म। लेकिन अगर एवरेज पकड़ के लेके चलें तो उनके लिए कोई एक रूटीन आप बता पाएंगे? रूटीन कि कैसा उनका लाइफस्टाइल लाइक रहना चाहिए कि कब उठें, कब खाएं, क्या हाँ, खाएं, हाँ, नाश्ता करें ना करें, 2 मील लें, 1 मील अ डे हाँ, लें, या हाँ। कुछ इस तरीके की एडवाइस? हाँ, अगर देखो, वैसे तो ये एडवाइस बहुत वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके, उनकी मेडिकल कंडीशन, उनके प्रोफेशन। ओके, तो बट आपने एक जनरल मुझे पूछा है तो मैं जी, जनरल बता देती हूँ, बट इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जी, जनरल जो मैं सबसे पहले चेक करती हूँ कि उनका स्लीप साइकिल कैसा है। ओके, तो अगर प्रोफेशन आड़े नहीं आ रहा है, किसी का नाइट शिफ्ट है या लेट वर्किंग है, और जी, अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो पहले प्लीज उसको करेक्ट करने के लिए मैं एडवाइस करती हूँ कि आपका स्लीप साइकिल करेक्ट करिए। उससे क्या होता है, बॉडी के सर्कैडियन रिदम के हिसाब से आपकी बॉडी चलेगी। ओके, तो फिर आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो अगेंस्ट द नेचर एंड अगेंस्ट द फ्रिक्शन नहीं जा रहा है, जी, इट बिकम्स वेरी इजी प्रोसेस। ओके, ठीक है। सेकेंड थिंग, उनका ब्रेकफास्ट ये रहेगा कि 3 मेन्यू होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ओके, कोई भी मील स्किप नहीं करना है, फर्स्ट थिंग। ओके, कोई भी स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं करना है। ओके, जैसे मैंने अभी बताया कि अंडर कैलोरीज में भी बॉडी प्रॉब्लम है। हाँ रिवर्स रोल प्ले करती है। फिर
फिर हमें उनको डिस्ट्रीब्यूशन देना है कि डाइट में एक होलसम मील में ओके क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करने हैं। जैसे Okay. प्रोटीन का मोस्टली हमने देखा है इंडियन वेजिटेरियन फैमिलीज में प्रोटीन का बहुत मिस आउट हो जाता है, ओके क्योंकि बहुत सारे रेसिपीज है दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स ओके बट प्रोटीन रह जाते हैं। तो उनका जब हम डाइट रिकॉल लेते हैं तो मैं उनको ये जनरल बताना चाहूंगी कि चेक आउट योर प्रोटीन, ओके ठीक है। और ब्रेकफास्ट आपका होलसम मील होना चाहिए। उसके बाद लंच आपका फुल कोर्स मील होना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी आप सब लीजिए, सलाद रायता पूरा अच्छे से खाइए। क्यों? क्योंकि लंच के टाइम में हमारा मेटाबॉलिज्म पीक पे होता है। ओके जैसे सन की साइकिल होती है, जी ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो 9 और 10 ओ क्लॉक पे सन की इंटेंसिटी और 12 to 1 के में इंटेंसिटी में डिफरेंस है। ओके तो इसलिए जो आफ्टरनून का मेटाबॉलिज्म टाइम है वो मैक्सिमम है। ओके तो ब्रेकफास्ट में आप लाइटर वर्जन और होलसम मील लीजिए। लंच के टाइम में फुल कोर्स मील ले सकते हैं। ओके और डिनर तक आते आते हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो होलसम मील लेना है बट लाइट कैलोरीज का। ओके अब इसमें मैंने बोला है कि कोई भी स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं करना है, कोई भी मील स्किप नहीं करना है और सिंपल एंड लाइटर वर्जन ऑफ फूड लेना है। वही जो हमारे ट्रेडिशनल फूड है वही करने हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड जंक फूड ये सब नहीं करना है। इन बिटवीन स्नैकिंग्स बार बार नहीं करनी है, ओके क्योंकि फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक नहीं मिलता है। ओके बार बार हम कुछ जैसे ही खाते हैं तो फिर एक शुगर स्पाइक होगा, ओके तो वो हमें अवॉइड करना है इन Okay. बिटवीन मंचिंग। अगर Okay. कुछ भूख लग रहा है तो वेरी लाइट कैलोरीज का कुछ ले लीजिए, बट गिव 3 to 4 आवर्स रेस्ट टू योर गट। ओके तो अगर इतना भी हम और दूसरा एक माइल्ड अगर पॉसिबल है तो एक एक्सरसाइज का स्केड्यूल बनाइए। ओके बहुत ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, 30 to 40 मिनट्स आर सफिशिएंट। उसमें फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करिए, योगा पोस्चर आप कर सकते हैं, वॉकिंग रनिंग जॉगिंग ऑन एन एवरेज, और आगे भी जा सकते हैं इससे। ओके किसी का अगर इंटरेस्ट है तो ये करना है। और वाटर इनटेक बहुत मिस हो जाते हैं लोगों की लाइफ में, ओके क्योंकि वाटर 70% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। ओके तो अगर हम वाटर इनटेक भी कई बार कम करते हैं तो वेट गेन काफी हो जाता है उसकी ओके वजह से। ओके तो ये जनरल गाइडलाइंस जो मैंने दी है। ओके लेकिन इतना कमाल का इंसाइटफुल आपने गाइडलाइन दिया है। इसमें हम अभी एविडेंस तलाश करने की कोशिश करते हैं। आपने सबसे पहले तो कहा कि पानी का जो इनटेक है वो बहुत मीनिंगफुल मायने रखता है जीवन में, और आपने कहा कि बॉडी हमारी 70 to 70% या जो भी उतने पानी इसमें होता है, तो कितना पानी उसको लेना चाहिए? पानी कितना लेना चाहिए? अगर ऑन एन एवरेज मैं बोलूँ तो 4 to 5 लीटर, डिपेंडिंग ऑन द सीजन या बहुत सारे फैक्टर्स पर होता है, बट ऑन एन एवरेज गाइडलाइन 4 to 5 लीटर्स वाटर होना चाहिए। ओके और वो सिर्फ पानी से नहीं, बहुत सारे लिक्विड रेसिपीज होते हैं, ओके रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हैं, उनसे हमें लेना चाहिए। क्योंकि क्या Okay. होता है जब वाटर डेफिशिएंसी हो जाता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। ओके ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके सो अगर वाटर डेफिशिएंसी है तो वो केमिकल रिएक्शन की भी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ओके ठीक है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ओके शुगर क्रेविंग्स बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके और ब्रेन इज द ओनली ऑर्गन विच रिक्वायर्स कांस्टेंट ऑक्सीजन, कांस्टेंट ग्लूकोज। ओके तो अगर डिहाइड्रेशन होता है तो जो नर्व सेल्स होती हैं वो श्रिंक करना स्टार्ट करती है सबसे पहले। ओके तो ब्रेन क्लाउडी, एक डिजीनेस फील होना स्टार्ट होता है। अब Okay. हमारा डिसीजन पावर कम हो जाएगा, फिर हम जजमेंट नहीं कर सकते। कई बार वाटर डेफिशिएंसी की स्टेट में भी जी हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं, ओके क्योंकि ब्रेन तो क्लाउडी हो गया है, ओके उसको अभी जजमेंट नहीं ले पा रहे क्योंकि उसकी सेल्स डैमेज हो रही हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। ओके तो फिर वो कुछ भी खा लेगा, हम Okay. अपने नियंत्रण में नहीं रह पाते। ओके तो ये भी एक रीजन होता है, वेट पुट ऑन कर जाते हैं या हम कुछ भी खा जाते हैं, बिंज ईटिंग पे चले जाते हैं। ओके तो यहाँ पे अभी इसी जब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो दो चीज़ें अभी एक ही में कॉन्ट्राडिक्टरी निकल के आ गई। एक तो आपने ये कहा कि ब्रेन को कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज की आवश्यकता होती है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, अदरवाइज ब्रेन फॉगिंग होता है, ऐसा होता है, कन्फ्यूजन का स्टेट होता है, ये वो सब चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ आपने थोड़ी देर पहले की ये कही थी कि आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए और हमें गट सिस्टम को रीसेट पे रेस्ट देना चाहिए। तो ये दोनों विरोधाभासी नहीं है बात? नहीं है, बहुत ज्यादा खाना नहीं। ब्रेन को हम जितनी हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, अगर हम उतना मीटअप कर रहे हैं तो वो ब्रेन के लिए सफिशिएंट है। ओके हाँ, अगर हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं
तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। ओके तो मैंने इसलिए कहा था कि फास्टिंग ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ इस Okay. चीज़ के लिए। ओके तो उस केस में ब्रेन को हम रेगुलर सप्लाई दे देते हैं। ओके 3 to 4 आवर्स की जो हमने फास्टिंग विंडो या बोला है कि हर वक्त नहीं खाते रहना है, ओके वो उसका पर्पस ये है कि ब्रेन उस टाइम को, उस एनर्जी को यूज करे टू मॉनिटर अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ओके वो जो सर्कुलेशन, जो एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रही है पूरे टाइम, ओके वहां से ब्रेक होके दूसरे सिस्टम में जाएगी। ओके तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मतलब अब आपने जो सवाल पूछा था कि कांस्टेंट सप्लाई चाहिए ग्लूकोज को, तो वो उस 4-5 आवर्स के अगर आप विंडो 3 में मील ले रहे हो तो ये रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो फुलफिल जाती है। हो हाँ जाती है। हाँ अगर आप अंडर कैलोरी नहीं ले रहे हो और ये 3 मील हाँ, प्रॉपरली आप खा perfect। रहे हो जैसे आपने कहा, बिल्कुल तो बिल्कुल वो रिक्वायरमेंट वहाँ पे फुलफिल हो जाती है। परफेक्ट। डॉक्टर साहब, इसमें फ्रूट का कहाँ पे रोल है? क्योंकि ये जो आपने मील बताई इसमें फ्रूट कहीं नजर नहीं आया। फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे हमारे ब्रेकफास्ट के साथ आप ले सकते हैं, ओके है ना, और किसी भी मील के साथ आप लंच के पहले ले सकते हैं। ओके बिफोर एंड आफ्टर योर मेन मील ओके आप फ्रूट्स डाल सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब हम जो भी आपने कहा उनके हार्डकोर एविडेंसेस तलाश करने की कोशिश करते हैं। जी ये सारी चीज़ें जो भी आपने कही ये किताबों में लिखी है, लेकिन आप तो वेल क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, आपने बड़ा कोर्स किया हुआ है और डॉक्टर भी हैं। आपके करिकुलम के दौरान या आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के दौरान क्या आपने कभी कैलोरी को मेजर होते हुए देखा है कि भाई आपके कॉलेज में एक मशीन है, लेबोरेटरी में आप गए और वहाँ पे उसके अंदर में एक गेहूं की रोटी रखी और ढक्कन बंद किया और जो भी प्रोसेस किया और उसके बाद में जैसे मशीन के ऊपर आपका वेट आ जाता है कि वहाँ पे कैलोरी डिस्प्ले हो गई कि भाई ये जो रोटी आपने 100 ग्राम रखी है इसका इतना कैलोरी। हाँ, मतलब ऐसा तो लैब में ऐसा तो करिकुलम में नहीं होता है। ये शायद फूड साइंस की जो लेबोरेटरीज होती हैं, जो ओके प्रोडक्ट जहाँ पर होते हैं, ओके या वो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो जी सब मेजरमेंट्स करते होंगे ओके लेबोरेटरी में, ओके क्योंकि ये कहीं तो किए गए होंगे, ओके तभी बुक्स में आए हैं। नहीं, लेकिन क्या होता है कि सारी चीजें होती हैं, जैसे मान हम्म, लीजिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, जी जी जी। एक कार में कितना पावर जनरेट होता है हम्म हमारी कॉलेज की लेबोरेटरीज में, भले ही वो इंजन भी जैसे भी हों पुराने जमाने के, लेकिन इंजन होते हैं। हम्म उन इंजन के ऊपर कोई एक टेस्टिंग होती है जिसको डायनेमोमीटर कहते हैं और उसमें पता चल जाता है कि भाई ये जो इंजन है हम्म ये कितना पावर डेवलप करता है और इस पावर को मेजर करने का क्या सिद्धांत है। तो क्या इस तरीके से ये किताबों में लिखा होना एक नहीं, अलग बात इस है, तरह लेकिन की। क्या लेबोरेटरी में भले ही हाँ कॉलेज में ना हो, हाँ हाँ। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल विजिट होती हैं तो इंडस्ट्रियल विजिट में आप गए, बोल देखिए अभी तक जो आप पढ़ते रहे हैं कैलोरी, ये रही वो मशीन, ये रही वो नहीं, रोटी। ऐसा कुछ भी हमने नहीं देखा है, एंड आई आपने वुड लव टू सी इट, ओके कि अगर कुछ है तो। ओके तो ये एविडेंस रियल एविडेंस एग्जिस्ट करता नहीं है कैलोरी का। इसी तरीके से आपने कहा कि हमारी बॉडी को कार्ब कम चाहिए, प्रोटीन ज्यादा चाहिए या प्रोटीन समावेश होना है। प्रोटीन एग्जैक्टली क्या होता है? नहीं, कार्ब कम नहीं चाहिए। कार्ब हमारी एनर्जी का 60% ऑफ एनर्जी शुड कम फ्रॉम कार्ब्स। ओके तो हम ये हाँ। जानने की कोई कि अच्छा कार्ब क्या है और प्रोटीन एग्जैक्टली क्या होता है, क्या आपने हम इस समय एविडेंस जानने की कोशिश अच्छा, कर रहे हैं। ये तो हम किताबों में हम सबने पढ़ा है, ठीक है। जो भी है कि आपने कहा 60% यहाँ से आए, हाँ 40% यहाँ से आए, ये अंडे का प्रोटीन है और ये दाल का प्रोटीन है। लेकिन क्या किसी लेबोरेटरी के माध्यम से जहाँ पे आपने एक्चुअली आपको फोड़ के अंडा किसी मशीन के अंदर, उसको स्पेक्ट्रोमीटर कहें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हाटएवर नाम जो आप कहें, उस मशीन के नीचे अंडा रखा और उसमें दिखा दिया कि भाई देखो ये इसके अंदर में ये प्रोटीन है segments, और हाँ, ये हाँ। इतना प्रोटीन है, क्या ऐसा देखा गया है नहीं, कहीं? ऐसा हमने तो नहीं देखा है। ओके, और प्रोटीन एग्जैक्टली क्या होता है? प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ओके जैसे कि फूड अगर बैलेंस डाइट में देखें तो उसके 3 मैक्रो कॉम्पोजिशंस हैं, कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट। तो प्रोटीन जो होता है उसका काम होता है सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो। ओके दे सिंथेसाइज न्यू सेल्स। तो Okay. बॉडी में जितने भी केमिकल्स हैं, लाइक एंटीबॉडीज हैं, हॉर्मोन्स हैं, ये सब चीजें प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। ओके तो प्रोटीन का काम है सेल्स को, बॉडी को बिल्डअप करना। ओके तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जब हम प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है जी तो बॉडी के बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस भी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ओके बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, एंटीबॉडीज नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ओके तो ये आपने एक्सपीरियंस किए हैं ये सारी चीजें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, मोटे तौर पे हम और आप समझे और दर्शक भी समझते होंगे कि प्रोटीन या तो नॉनवेज सोर्सेज से आता है हाँ। और वेजिटेरियन सोर्सेज में अगर आप देखें तो दालों से आपको मिल सकता है, इसके अलावा और कहीं से आ सकता है?
लेग्यूम्स एंड बीन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हाँ। हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट तो एनिमल प्रोडक्ट हो गए, और हाँ। दूसरा ये हमारे अगर प्लांट आइटम्स को देखें तो ये हमें बेसिकली लेग्यूम्स एंड पल्सेस बिल्कुल। से इनसे मिलता है। हाँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है डॉक्टर साहब जो केवल पालक यानी कि सब्जियां ही खाता रहे और फ्रूट ही खाता रहे, तो क्या उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, उसकी मसल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी कभी भी? सिर्फ प्रोटीन, अगर सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले रहा है और कुछ भी नहीं ले रहा है, जी, और ऐसा कितने टाइम तक कर रहा है? मान लीजिए जो आश्रम में लोग रहते हैं, हाँ, जो हाँ। जंगलों में है मान लीजिए, हाँ, हाँ। वो इन्हीं सब चीजों पे रहते हैं। और एक साध्वी माता ने कहीं सहारनपुर के जंगलों से या पीठ से, किसी पीठाधीश्वर हैं वो, उन्होंने कहा उनको तो जमाना हो गया, मतलब दसियों साल से शायद अगर या उससे भी ज्यादा समय से वो सिर्फ सब्जियां और फ्रूट पे ही उनका ये जीवन जो केंद्रित है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, ऐसे लोग देखे गए हैं, जी, बट ये थोड़ा अलग कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। जी। बट अगर कॉमन पीपल में अगर हम आए, जी, कुछ लोग तो हमने ऐसे भी देखे जो सिर्फ धूप से ही उनका बॉडी चल जाता है, ओके। पानी ही पीते हैं सिर्फ। हमारे तो एंशियंट साइंस, हमारे कल्चर तो फुल ऑफ दीज जी। ऋषि मुनि, है ना। तो वो एक अलग होता है, उनकी एनर्जी फूड से ही नहीं आती, उनकी एनर्जी विल पावर और सन और इस तरह से आ जाती है। ओके। बट अगर हम कॉमन पीपल की बात करें, जैसे हम और आप, जो कि जी। रोजमर्रा के ही हम लोग हैं, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो ठीक है। जो जैसे मैंने बताया कि बॉडी में बहुत सारा रिजर्वॉयर्स रहता है, तो जी। बॉडी उससे काम चला लेती है। इसलिए मैंने पूछा कि कितने टाइम तक के लिए कर रहे ओके। हैं। जैसे फास्ट रखते हैं लोग 9 डेज तक, तो सर्वाइव करते हैं, ओके। क्योंकि बॉडी का जो रिजर्वॉयर है वो यूज हो जाता है। ओके। बट लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली डेफिशिएंट हो जाएगा। डेफिशिएंसी हो ही जाएगी। जी। लेकिन ये भी बात आपने कहा कि प्रोटीन को अभी तक की आपकी जर्नी में, जो प्रोफेशनल जर्नी 20 साल की से ज्यादा की रही है, उसमें आपने कहीं पे भी प्रोटीन का एविडेंस देखा नहीं है कि प्रोटीन एग्जिस्ट करता है? हाँ, ऐसा लैब वगैरह का हमने नहीं देखा है। ओके। ये सिर्फ हमने लिटरेचर में सुना है ओके। और एक्सपीरियंस किया है। ओके, एक्सपीरियंस किया है कैसे? एक्सपीरियंस किया है कि जैसे जब हम डाइट रिकॉल लेते हैं पेशेंट का, ओके। तो अलग अलग कैटेगरी में पता चल जाता है कि इनका डाइट कैसा चल रहा है, तो उनका बॉडी कैसा है। ओके। उनका डाइट में प्रोटीन इंटेक काफी अच्छा था, तो ओके। उनका बॉडी भी अच्छा था। ओके। जैसे जो बहुत हाउसवाइफ्स थी, मुझे याद है, तो उनके डाइट में सब्जी रोटी, सब्जी रोटी, ओके। सुबह भी सब्जी रोटी, शाम को भी सब्जी रोटी, ओके। तो प्रोटीन तो कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। ओके। तो वो बहुत ओवरवेट लेकर आए थे, बहुत ओके। हेल्थ इश्यूज लेकर आए थे। ओके। तो ये एक्सपीरियंस से हमने, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से देखा ओके। कि जिनका डाइट अच्छा है उनकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। ओके। और जो टोटलिटी में ले रहे हैं, कार्ब्स भी ले रहे हैं, ओके। प्रोटीन भी ले रहे हैं, फैट भी ले रहे हैं, ओके। फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिनरल एंड एंजाइम भी ले रहे ओके। हैं, फ्लूइड भी ले रहे हैं, तो अलग हो जाता है ओके। उनका। तो जब आपने प्रोटीन देखा ही नहीं, तो ये भी नहीं पता चल पाया होगा अभी तक, इन एविडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर पे तो ठीक है, वो हम जी। सभी जानते हैं जी, जी। कि भी जैसे दालें वगैरह हैं, ये जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, वो अधूरे प्रोटीन है, और जो नॉन वेज जो सोर्सेज हैं, जिनको कंप्लीट प्रोटीन या ग्रेड 1 प्रोटीन कहा जाता है, वो होते हैं। तो जब प्रोटीन देखा ही नहीं है, तो ये भी नहीं पता चला होगा कि ये मूंग का प्रोटीन ऐसा और अंडे का प्रोटीन ऐसा। ये जो हमारे टेक्स्ट बुक, जो हमारे करिकुलम है, उसमें बताते हैं कि ये फूड एक्सचेंज वैल्यू देते हैं कि ओके। इस फूड में इतना परसेंटेज प्रोटीन है। ओके। हमने देखा तो नहीं है, जी। लेकिन हमने पढ़ा है, जी। तो उसके हिसाब से फिर हम अपना वर्कआउट करते हैं। ओके। जैसे आपने बताया कि एनिमल का हाई क्वालिटी है, जी। प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट का लो जी। क्वालिटी का है, जी। तो फिर उसको कैसे कंबाइन करें। जैसे दाल और राइस का एक बहुत ओके। कॉमन कॉम्बिनेशन है जी। कि जो प्रोटीन राइस में है वो प्रोटीन दाल में नहीं है, ओके। बट जब दोनों साथ में लेते हैं तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो इस तरह जो हमारा लिटरेचर में है, हम उसके हिसाब से काम हाँ, करते तो हैं। लिटरेचर ही है, मतलब अदरवाइज रियल लाइफ में, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर प्रतिभा ने नहीं देखा है। हाँ, हाँ। आपकी क्लास में कम से कम भी 40 लोग होंगे, कम से ना करते हाँ, हुए हाँ। भी, तो 40 के 40 ने नहीं देखा हाँ, वो होगा। पार्ट ऑफ हमारा, वो ऐसा नहीं था कि हमें उसको एग्जैक्टली लेबोरेटरी में दिखाया जाए, या, या बिल्कुल ही जैसे माइक्रोस्कोप से देख के हमने देख या। लिया। और हाँ, अगर कॉलेज में ये प्रोविजन होता तो डेफिनेटली दिखा देते। बिल्कुल देखते, बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप बता रहे हैं। और आपका करिकुलम तो कम से कम 5 साल का रहता है। हाँ, एक बैच में अगर 40 लोग हैं, तो मतलब 200 लोगों ने तो डेफिनेटली नहीं देखा नहीं है। देखा है। और यानी कि जो भी हो करिकुलम में सकता जो, है ये अब चीज, अब मैंने तो बहुत पहले किया था, जी जी शायद अभी कमिंग में और थोड़ा थ्योरेटिकल की जगह थोड़ा प्रैक्टिकल आ गया हो, जी, तो मुझे नहीं पता। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस टाइप को ढूंढने का, मैं रियल लाइफ एविडेंस की, हाँ, मैं भी हाँ। जाके कहीं देखूं कि बिल्कुल, अंडे बिल्कुल। का प्रोटीन और मूंग दाल का प्रोटीन में क्या फर्क है। हाँ, हाँ। उसमें जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, मुझे तो ज्ञान नहीं है, बट फिर भी किताबों से पढ़ के जब बट मैं उनका देखता हूं, केमिकल एनालिसिस वगैरह तो करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में भी हमने किया है। जी तो हर प्रोडक्ट के अंदर कॉम्पोजिशन क्या है, जी उस
प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज हैं, वो तो सब केमिस्ट ने एक्सप्लोर किया ही हुआ है। नहीं तो किया। बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में ये सारी चीजें आ जाती जो आप कह रहे जी हैं। जी जी तो मेरा मानना है कि ये सब चीजें करी गई हैं एक्सप्लोर, वो बात अलग है कि हमारे लेवल तक वो नहीं लाई गई हैं। जी हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, हमारा ये था कि किताबों में तो सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल लेवल से लेबोरेटरी शुरू हो जाती हैं। हाँ हाँ मान लीजिए हम ये कहें कि एक सल्फर को सल्फर की तरीके से जांचने की जो पद्धति है, अब ये सल्फर है, ये तो किसी सबने देख लिया ना हाँ कि ये जो गंधक है सल्फर है, हाँ। येलो कलर का पाव, लेकिन फिर भी लेबोरेटरीज होती हैं जहां पे हम जाते हैं और हमको एक पदार्थ दिया जाता है कि आप इसको टेस्ट कर लीजिए। लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में, ब्यूरेट में, पिपेट में, इसमें लेबोरेटरीज एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन हेल्थ साइंस में मैंने बहुत लोगों से बात की है, मैंने लेबोरेटरीज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाकर बात की है। अच्छा एवरीबडी इज टेलिंग उन्होंने देखा नहीं है। अच्छा अच्छा। अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि हमारा एक गट सिस्टम होता है, ये गट सिस्टम एग्जैक्टली क्या है? मैंने जो सुना है कि इसमें 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। ये 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया किसने देखे हैं? क्या कोई एविडेंस है या ये भी किताब पे लिखा हुआ है? नहीं, ये तो ऑब्जर्व किए गए हैं कि गट के अंदर जी बैक्टीरिया की कॉलोनीज देखी गई हैं। ओके तो जब एंटीबायोटिक्स दिए गए तो फिर वो कॉलोनीज डिस्ट्रॉय हो गए, ये सब Okay. चीजें तो देखे गए हैं। ओके ओके क्योंकि वो स्टेन करते हैं, ओके उनको डाई देके फिर वो स्टेन करके दे कैन बी आइडेंटिफाइड। ये तो हमने टेक्स्ट बुक जी। में और देखा भी है। जी। कुछ समय पहले आपने कहा कि मेटाबॉलिज्म नाम का भी एक जी, शब्द यहाँ जी, पे वेट लॉस में, अच्छी हेल्थ में, जी मेटाबॉलिज्म को एग्जैक्टली कैसे मेजर करते हैं कि आपका इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है डॉक्टर साहब? जैसे खाने में हमने कहा कि हाँ। रोटी में 100 कैलोरी हैं या 150 कैलोरी की, रोटी की एनर्जी को हमने कैलोरी के माध्यम से देखा, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैलोरी है। तो इसी तरीके से हमारे जो मेटाबॉलिज्म है, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? मेटाबॉलिज्म भी एनर्जी है। सो जी। मेटाबॉलिज्म को अगर हम डिफाइन करें, सो जी। मेटाबॉलिज्म इज द एनर्जी रिक्वायर्ड ओके by the body to Okay. run its biological activities and Okay. daily function at the Okay. rest condition. ओके तो जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है ओके उसको मेटाबॉलिक एनर्जी बोलते हैं। ओके तो जैसे अगर कोई बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, तो उसकी मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। ओके कोई बहुत एक्टिव है जिसकी Okay. मसल्स बहुत डिमांड कर रही है एनर्जी का, या वो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, या उसका फूड का इनटेक अलग है, Okay. वो मैं भी बताती हूँ। जी तो उसमें उसका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा। बॉडी कितनी कैलोरी बर्न कर रहा है ओके टू सस्टेन आवर डेली एनर्जी। जैसे कुछ फूड है, सपोज प्रोटीन है, जैसे प्रोटीन को बर्न करने के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हम बोलते हैं कि जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, शायद उनका प्रोटीन इनटेक कम हो रहा होगा। तो अगर हम कुछ, बिकॉज प्रोटीन का थर्मल इफेक्ट काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसको बर्न करने के लिए बॉडी को बहुत कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को डिसाइड करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म एक एनर्जी है, कैलोरीज है। आपके सेंटेंस ने तो इंसाइटफुल इतना था कि मुझे एक नई डायरेक्शन में फेंक दिया। आपने कहा कि प्रोटीन को बर्न करने के लिए हाँ। एनर्जी चाहिए, हाँ, तो ये बर्न कैसे होगा? बर्न मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। ओके तो हर प्रोसेस, जैसे हम फूड लेते हैं जी तो बॉडी के अंदर उसका पूरा डाइजेशन होता है। सो डाइजेशन आर बेसिकली द केमिकल रिएक्शंस। ओके प्रोटीन गया, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए, उन्होंने प्रोटीन को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक किया। ओके फिर दूसरे जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस, एंजाइम्स आए, उन्होंने फर्दर स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक किया। उसको ही मैं बर्न करना बोल रही हूँ। जी तो जो एक प्रोटीन से लेके एमिनो एसिड, जो उसका एनर्जी का फॉर्म है, वो जर्नी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसकी वजह से बॉडी ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है। तो जिसकी डाइट में अगर प्रोटीन कम है और कार्ब्स को बर्न करने में कम एनर्जी लगती है, तो इसके लिए हम लोग कॉमनली बोलते हैं कि अगर मेटाबॉलिज्म बूस्टअप करना है तो आपका प्रोटीन इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। जी। तो दाल ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी और बॉडी स्लिम ज़्यादा होगी। मतलब इन प्रोपोर्शन जो हमारी रिक्वायर्ड आरडी है, रिक्वायर्ड डेली अलाउंसेस है, उसके हिसाब से। एनीथिंग इन एक्सेस, जो मैंने बोला कि जी वो जी जी। तो allowed हमारा नहीं। जो बीएमआर है, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं कि वास्तव में अगर मेरा बीएमआर 1600 है या 2000 है या 2200 है? हाँ क्योंकि अभी तक तो थंब रूल के हिसाब से सब बता दिया जाता है हाँ। कि एक मेल का बीएमआर 2000, हाँ चाहे वो सुधीर आष्टा के रूप में मेल हो हाँ। और चाहे वो महान खली के रूप में, सबका 2000 ही माना जाता है। नहीं नहीं, सबका 2000 नहीं माना जाएगा। वो बीएमआर डिपेंड्स कि
फिजिकल एक्टिविटी क्या है, Okay. लाइफस्टाइल क्या है, ओके उस पर अब खली का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हाँ। उनका तो बहुत एक्टिविटी है ना, फिजिकल एक्टिविटी, जी और जो सेडेंट तो वो वेरी करता है। जी डॉक्टर साहब, आपके पास में अभी तक मैक्सिमम वेट वाले जो आए हैं जिनको आपने कम किया है, मैक्सिमम वेट क्या आया और आपके पास कितने समय तक वो रहे और कितना वेट लॉस आपने उनका मेरे किया? पास तो इतने आए थे कि जो वेइंग मशीन भी नहीं वेट कर पा रही थी, मतलब उसकी कैलिबर जितना है उससे ऊपर थे। मोर देन 200 केजी? नहीं नहीं, मेरे पास आए थे 145 130 समथिंग ऐसा था, Okay. मेरी मशीन में 125 तक का था। ओके एक दो ऐसे थे जो दरवाजे से नहीं आ पा रहे थे। ओके मतलब मेरा जो एक क्लिनिक में स्लाइडिंग डोर में बहुत ज्यादा मतलब अप्रोप्रिएट था, बट जब वो आए तो आई वाज लाइक अरे ये कैसे अंदर आएंगे। ओके तो कुछ आए हैं ऐसे जी। जिनको मतलब मुझे देख के बहुत दुख भी हुआ कि अरे इस स्टेट में वो लोग जूझ रहे हैं। तो रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि किसने कितना फॉलो किया है। जी ये मैं कह सकती हूँ कि जितने भी लोग मेरे पास आए 95% लोग वेट रिड्यूस करके ही गए हैं। नहीं, मैं एक जो एक्सट्रीम वाला केस है एक्सट्रीम, उसके हाँ। पहले बात कर लेते हैं बाकी। ठीक है, तो एक्सट्रीम केस में मैंने जो जितना कराया है मैंने 25 to 30 केजी लोगों का रिड्यूस कराया है। जी हाँ, और बड़ा ही कंसिस्टेंटली बहुत स्मूथ प्रोसेस था वो रिड्यूस जी। करने का। और ये 35 केजी लगभग कितने समय में चला गया? ये हमारा 6 to 9 मंथ्स हम समझ सकते हैं। जी ओके, तो यानी कि 135 केजी वाले जो सज्जन या जो भी हाँ, मैडम रही होंगी वो आपके पास आए और इतना आपने वजन कम करवाया और बड़े कंसिस्टेंट वे में। बहुत कंसिस्टेंटली थे, मतलब मुझे याद आ रहा है उनके बारे में जब आप पूछ रहे हैं। जी बहुत ही 1 साल के अंदर तो वो पूरे ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। जी हाँ ही वॉज विथ मी फॉर लास्ट 1 ईयर, ओके और लास्ट उनका 75 तक वो आ गए थे। ओके मतलब एकदम ऑप्टिमम लेवल पे, वो पहचाने नहीं जाते थे। जी पहले मैं भी बिफोर एंड आफ्टर पिक देख के सोचती थी कि ये 2 अलग पर्सन है, बट जब मैंने उनका देखा मैंने कहा वाकई 2 अलग पर्सन लग रहे हैं। जी हाँ। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और जो ये सज्जन थे इनकी हाइट लगभग कितनी रही होगी? इनका ही वॉज मेल, उनका हाइट हुआ 6'2", अच्छा हाइट था उनका, एग्जैक्ट मुझे नहीं आ रहा है बट लेकिन फिर भी 190 सेंटीमीटर की, अगर 6'2" है तो 190 हाँ, सेंटीमीटर के अच्छी हिसाब से। हाइट थी उनकी, 6'3" 4" जी हाँ, समथिंग। ये सवाल मैंने एक्चुअली इसलिए पूछा क्योंकि कहीं ना कहीं हाइट और वेट से हाँ ओबेसिटी डिफाइन होती है। हाँ 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 तो ये जो ओबेसिटी है, ये जो मैथमेटिकल ये जो नाम है मोटापे का, मेडिकल नाम ओबेसिटी हाँ हो जाता है, जी प्राइमरीली जी ओबेसिटी जी। हो जाता है। तो क्या ओबेसिटी एग्जैक्टली हाउ डू यू डिफाइन मेडिकली, आप कैसे डिफाइन करते हैं? वो तो उसके नॉर्म्स बनाए गए हैं, Okay. जैसे कि बीएमआई से एक स्टैंडर्ड कर देते हैं, बॉडी जी मास इंडेक्स। ये एक मोटे तौर पे हम उसको समझ सकते हैं जी कि हम उसका बीएमआई चेक करते हैं, जैसे उसका वेट कितना है, जी वेट इन केजी, और हाइट कितना है, जी हाइट इन मीटर। जी सो केजी अपॉन मीटर स्क्वायर, तो उससे हम देखते हैं। अब उसके स्लैब है बीएमआई का कि अगर 30 से ऊपर जाता है तो वो ओबेसिटी हो जाता है, जी। ठीक है, और 25 to 30 अगर है तो वो ओवरवेट की कैटेगरी में आता है, और 18 to 25 है तो वो हेल्दी स्टेट में आता है, ओके और अंडर 18 है तो वो अंडर न्यूट्रिशन और लीन एंड थिन। हाँ ओके, क्योंकि मेरा जो पर्पस है इस पॉडकास्ट का, नाम इसका द एविडेंस है। जी एविडेंस जी हम और बड़े क्वालिफाइड लोगों के साथ हम इसमें बात कर रहे हैं जो अपने फील्ड में कहीं पहुंचे हुए हैं। जी तो जी एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने यही कहा कि अगर आपका बीएमआई 30+ हो गया है हाँ तो आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी और कोई भी इंटरवेंशन इसमें काम करने वाला नहीं अच्छा है। इस ओके। बारे में आपका क्या विचार है? हाँ देखिए, ये बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यंग एज है तो आप आराम से वेट लूज कर सकते हैं, जी मेडिकल कंडीशंस अगर नहीं है तो भी कर सकते हैं। बहुत सारे वेट मोटापा मेडिकल रीजन से भी हो जाते हैं, और उसका लाइफस्टाइल कैसा है, कितना वो पर्सन विलिंग है फॉलो करने के लिए, कमिटमेंट क्या है, डेडिकेशन क्या है। अगर ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं तो हम उसका वेट रिड्यूस करा सकते हैं आसानी नहीं, से। आपने तो खुद ही बताया कि जो वो सज्जन जो आपके हाँ पास हाँ 6 फुट 2 इंच वाले हाँ आए, हाँ हाँ 190 सेंटीमीटर वाले जो 135 केजी पे थे, हाँ हाँ, आपने अपने डाइटरी इंटरवेंशन से उनका वजन 75 बिल्कुल केजी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिम इसका भी करते थे वो। हाँ, वो हाँ ठीक है। तो जो भी आपने बताया होगा, हाँ हाँ, कोई आपने ऐसा तो नहीं है कि उनको पैराग्लाइडिंग कराई हो, नहीं नहीं नहीं, आपने एक बहुत नॉर्मल स्मूथली जी। टाइम देना
लेना पड़ता है। जैसे मैंने जी। बोला 1 ईयर तक वो थे हमारे साथ जी। और कंसिस्टेंटली उनकी बात ही अलग थी, वो बहुत अच्छे से उन्होंने फॉलो किया था। जैसे मैंने बोला कि कितना डेडिकेशन और कमिटमेंट लेवल है। बट अल्टीमेटली जो अगर हम बात करें 190 केजी वाले व्यक्ति का 30 बीएमआई, इसका मतलब 90 से ज़्यादा वेट हो नहीं सकता है। हाँ, हाँ। 90 से ज़्यादा वेट मतलब वो फिर तो बेरिएट्रिक सर्जरी की कैटेगरी में आए। हाँ। लेकिन आपने वो सर्जरी दूर करके उनको नॉर्मल तरीके से, न केवल उनको वेल विद इन जो हेल्दी लिमिट है वहाँ पे हाँ, आप लेके आ गए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो दैट इज पॉसिबल। तो पॉसिबल। एक साइंटिफिक जो एडवाइजरी है वो ये कहता है कि अगर आप 90 से ऊपर चले गए तो कटाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास तो रियल लाइफ एविडेंस है जहाँ पे आपने खाना खिला खिला के या जो भी मेथड है, और हाँ। हल्का फुल्का ठीक है, वो सारे जो भी आपने एडवाइस दी होगी, अब भागो दौड़ो जो भी करना है, लेकिन आपने करीबन 60 किलो उनका वजन बिल्कुल, कम बिल्कुल, करवा दिया। बिल्कुल। तो यानी कि बट उनकी मेडिकल कंडीशन सही थी। जैसे मैंने बोला, आई डोंट नो, केसेस वेरी जी। करते हैं। जैसे मैंने बेरियाट्रिक सर्जरी का भी केस देखा एक, तो उस केस में क्या था कि उनका मेडिकल कंडीशंस बहुत खराब थी। ओके। ओल्ड एज था, नी में पेन था, ओके। और गट भी एकदम डिस्टर्ब था, ओके। और उनका विल पावर भी बिल्कुल नहीं था। ओके। मेरे एक पेशेंट के हस्बैंड थे। ओके। तो लेकिन उनको था कि मुझे एक बार आप वेट रिड्यूस करके दे दो, फिर मैं वर्क करूंगा। ओके। तो ही अंडरगॉन द बेरियाट्रिक सर्जरी। जी। क्योंकि तो वो कंडीशन डिपेंड करती है कि कौन किस के चीज के लिए रेडी है और मेडिकल कंडीशन कैसी है। जी। तो हालांकि मैं तो तब भी कह रही थी कि पॉसिबल है, जी। बट वो पेशेंट वाज नॉट रेडी। और कई बार वो एक इजी गोइंग सॉल्यूशन हो जाता है, जैसे आजकल मेडिकल वेट रिडक्शन पिल्स आ गए हैं, जी। तो लोगों का नजरिया भी डिसाइड करता है। आपको क्या लगता है कि ये जो भूख है और जो ऑर्गन्स ईश्वर ने देके भेजे हैं, ये वास्तव में बहुत स्वास्थ्य को डैमेज करने के लिए ईश्वर ने भूख बनाई है? नहीं, नहीं, क्यों? भूख तो बहुत अच्छा वाइटल साइन है, हेल्दी साइन होता है कि भूख लग रही है हमको। क्योंकि मेडिकल जितना भी इंटरवेंशन है आजकल, हाँ। जो लेटेस्ट चल रहा है GLP-1, जो मोन्जारो के नाम जी, से जी, आए जी। या XYZ के नाम हाँ, से आए, हाँ। फर्क नहीं पड़ता है। इनका अंडरलाइंग कारण ही होता है कि आपकी हाँ। भूख ही बंद करवा जी, देता जी, है। जी। तो और जो ये स्टमक दे के ईश्वर ने भेजा है, इसको काट के छोटा कर देते हैं कि आपको भूख ना लगे या आप कम खाना खाएं। तो ईश्वर ने कुछ गलती कर दी ह्यूमन को बनाने नहीं, में? नहीं, ईश्वर ने तो सही बनाया था। हाँ। जब उन्होंने बनाया था उसको छोटा 2.5 केजी का ही बनाया था। हाँ। फिर हमने खा-खा के अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर लिया है। ओके। जो आप ये कह रहे हैं वो क्या होता है, उसका एक प्रोसेस है, मैं बताती हूँ। भूख लगती है। जी। जैसे जब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, जी। सैटिस्फाई हो गया है, हमारा जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो फुलफिल हो गई है, तो हमारे जो एडिपोज टिश्यूज हैं, फैट सेल्स हैं, वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, ओके। लेप्टिन हार्मोन। ओके। वो हाइपोथैलेमस में ब्रेन को जाके सिग्नल देते हैं, नाउ स्टॉप ईटिंग। ओके। हमारा काम हो गया है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब जो लोग बॉडी के सिग्नल समझ रहे हैं, तो जैसे खाना खाने के वक्त हमें फील होता है ना पेट भर गया है, तो हम स्टॉप कर देते हैं। बट कुछ लोग खाने पीने के शौकीन हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, वो स्टॉप नहीं करते हैं। दे आर नॉट लिसनिंग टू देयर बॉडी साइन। उनको फील हो रहा है कि पेट तो भर गया, लेकिन यार टेस्टी बहुत है, तो चलो खा लेते हैं। तो वो दे आर नॉट लिसनिंग टू देयर बॉडी सिग्नल। फिर वो और लैप्टिन रिलीज करता है, फिर वो सिग्नल देगा ब्रेन को, स्टॉप करो, ओवरलोडिंग हो रही है, बॉडी फैल रही है, बहुत ब्लोटिंग फील कर रहा हूं मैं, एसिडिटी बहुत हो रही है। हमने तब भी नहीं सुना। जी। तो एक स्टेज आती है कि फिर ब्रेन गिव अप कर देता है। ओके। उसको बोलते हैं लैप्टिन रेजिस्टेंस। ओके। अब क्या होगा ना, वो कितना भी खा रहे हैं, उनको फील ही नहीं हो रहा है कि ज्यादा हो गया है, नहीं हो गया है। ओके। अब वो बिंज ईटिंग होता है, वाइल वॉचिंग टीवी हम खा रहे हैं, तो पेट भर भी गया बट हमें एहसास ही नहीं है। तो ये सारी स्टेट हम अपनी बॉडी को लेप्टिन रेजिस्टेंस की स्टेट तक ले आए हैं, जहां पे हमने अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुना नहीं, और हम उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और हम खाते जा रहे हैं। जी। तो ऐसे केसेस में ये फिर यही वर्क करते हैं कि जी। वो रिसेप्टर्स ब्लॉक कर देते हैं ओके। कि आपको तो रिवर्स वे में हम वर्क करते हैं। ओके। अगेन मैं, क्योंकि शब्द ऐसे हैं, हाँ, हाँ। पॉडकास्ट का नाम ऐसा है, आपका एक्सपर्टीज ऐसा है, मैं एविडेंस तलाश करने की कोशिश जी। करता हूँ। ये कहने में, सुनने में, समझने में बहुत खूबसूरत लगता है, हमने खाना खाया, लेप्टिन रिलीज हुआ। क्या आपने देखा है लेप्टिन रिलीज होते हुए कभी कि लेबोरेटरी, आप अपने जो भी आप उसको हाँ, कहें, हाँ। प्रयोगशाला, हाँ। लेबोरेटरी में आप वहाँ पे गए, वहाँ पे एक पेशेंट लेटा हुआ है हाँ। जो मोटापे का शिकार है, उसने खाना खाया और आपने चाहे वो कोई डाइस डाल के कि ये देखो अभी इसका लेप्टिन ये जा रहा लेप्टिन है। रिलीज हुआ और इसने दिमाग को जाके ये हमने कुंद तो कर। नहीं देखा है। देखिए, ओके। ये तो सारे जो आपके सवाल हैं ये हमने नहीं देखे, जी। लेकिन ये सब
रिसर्च किए गए हैं, ओके रिसर्च में पाए गए हैं ओके कि जब सैटाइटी हो गया तो एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये सब रिसर्च की गई है, ओके। तो उसके बेस पे लेकिन उनको कहीं दिखाया नहीं जाता है कि ये ग्रेलिन एग्जिस्ट करता है कि हाँ, नहीं करता है, लेप्टिन एग्जिस्ट करता है हाँ, कि हाँ। नहीं करता है, क्योंकि अगर इस टाइप की चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हाँ। तो किसी कॉलेज में, कॉलेज के मान लीजिए लेवल हो सकते हैं कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं कि ये गवर्नमेंट मतलब इंजीनियरिंग मैं कॉलेज। समझ गई, जो आपकी कहने का मतलब है कि इस सब चीजों को ना मोर साइंटिफिक और मोर इट शुड कम टू द कॉमन पीपल, ज्यादा आना चाहिए ये सब चीजें, हाँ ताकि वो हमें समझ में आए कि वाकई इस तरीके से ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जी इस तरह से ऑपरेट करती हैं। जी हाँ हमने तो करिकुलम में हमें दे दिया गया तो हम उसको फॉलो कर रहे जी हैं। हाँ और अब जैसे जो एंशियंट, हमारा तो इंडियन लिटरेचर काफी रिच है, जी तो जैसे हमारी नहीं पुराने जमाने में बोला जाता कि जैसे ही पेट भर लगे कि अब पेट भर गया है, जी 3/4 जब आपका फिल हो गया तो वही स्टॉप कर दीजिए। बिल्कुल सही। तो ये सब तो हमारे पहले भी साइंस में था, पुराने साइंस में यही कहा जाता था। तो अब हमने उसको मेडिकली नाम दे दिए गए हैं कि एक लेप्टिन रिलीज होता है, वो इस तरह करता है, तो हमने अब उसको साइंटिफिकली प्रूव किया है, बट ये चीजें एग्जिस्ट करती थी पहले भी। अगर किताबों में लिखी हुई चीज हाँ। को ही साइंस कहते हैं हाँ। तो लेबोरेटरी दुनिया में होनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ तो जो लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं उतने बंदे ठीक, और बाकी सब किताबें। हाँ अगर रिसर्च की बात करें डॉक्टर साहब, जी तो रिसर्च दो ही तरह की होती है, या तो क्वालिटेटिव या तो क्वांटिटेटिव, हाँ हाँ है ना। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को ही रिसर्च कहा जाता है, जी जी। क्योंकि रिसर्च पेपर में भी बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ अच्छा। ये लेप्टिन आया कहाँ से। हाँ हाँ लेप्टिन जब हम देखते हैं, मान लीजिए मैंने कहीं साइंटिफिक एविडेंस देखने का कोशिश किया, हाँ तो वो ये कहते हैं कि भाई उन्होंने एक या तो मेटा एनालिसिस करते हैं या तो कोई सिस्टमेटिक एनालिसिस करते हैं। मेटा एनालिसिस हो चाहे सिस्टमेटिक एनालिसिस, आप तो खुद ही रिसर्च करती हैं, आपके तो बहुत पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इन्हीं एनालिसिस में मेरे भी पेपर्स एक्चुअली न्यूट्रिशन की फील्ड में पब्लिश हुए हैं, ओके ओके। अप्रूव होते हैं बड़े अच्छा। बड़े कॉन्फ्रेंसेस में। अरे वाह। जी, तो हमारा यही कहना है कि अल्टीमेटली ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही होता है मोटे तौर पे, अगर हम हाँ। इसको देखें। हाँ 130 पेपर आपने लिए, उनमें कोई गैप देखा और उसका एक और पेपर लिख दिया, तो लेबोरेटरीज तो इसका मतलब एग्जिस्ट करनी, मैं ढूंढ रहा हूं ऐसी लेबोरेटरीज हाँ जहां पे मैं जाके लेप्टिन को देखूं, जहां पे मैं जाके ग्रेलिन को देखूं, जहां पे कोई दिखाए कि भाई ये एक लैब है, यहाँ पे ये तो एक कुछ बीमा। आपका एक्सपीरियंस है, आपको कुछ मिले इस तरीके से? नहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट अच्छा, नहीं। मैं अभी तक ओके जो ओके। कर रहा हूँ वहां पे, डॉक्टर साहब लेप्टिन ग्रेलिन को नापने वाले तो छोड़िए, मुझे कैलोरी मेजरमेंट करने वाला अभी तक कोई नहीं मिला कि जो अच्छा। रोटी के कैलोरी दिखा दे, हाँ जो मुझे बता दे कि अंडे का प्रोटीन मूंग की हाँ। प्रोटीन से अलग कैसे, हाँ मुझे तो पता नहीं। अब ये कहते हैं कि आज की डेट में हमारे कितने अमीनो एसिड्स बताए जाते हैं डॉक्टर साहब? हमारे कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, कुछ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, दो कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। ओके, तो टोटल 20 है, 9 हाँ। + 11। हाँ हाँ 9 एसेंशियल क्यों है, 10 क्यों नहीं है? अब इन सब चीजों का सवाल का जवाब किसी के पास होता नहीं है जनरली, मोटे तौर पे हम देखें। सबसे पहला जो एमिनो एसिड देखा गया वो 1796 में आया, अच्छा। मतलब 300 साल से 350 इयर्स अगो पहला एमिनो एसिड उन्होंने कहीं लाइजीन या क्या वो वहां पे देखा। और उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में अब ये 22 हो गए हैं। अभी तक जितने एक्सपर्ट कहते थे कि 20 एमिनो एसिड्स हैं, अब 22 हो गए, दो और तलाश कर लिए गए। तो ये अगेन मैं आऊंगा तो मुझे तो शायद जवाब मिलेगा, आप फिर बताइए क्या लेबोरेटरी में ये 22 के 22 या 20 के 20 या 9 एसेंशियल 11 नॉन एसेंशियल आपको दिखाए गए हैं कहीं नहीं पे? नहीं, हमें तो नहीं दिखाई गए। नहीं अच्छा। दिखाए गए हैं। तो ये अल्टीमेटली ये हो रहा है कि ये जितनी भी हेल्थ रिलेटेड साइंस है ये सारी किताबों पे ही आधारित हो गई है ना, ऐसा ही बिल्कुल। कुछ हो रहा है। बिल्कुल। फैट परसेंटेज हम डॉक्टर साहब कैसे पता चलाते हैं, क्योंकि इन सबका ये कहना है कि मास तो आपका मसल मास तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन फैट परसेंटेज आपका बॉडी में इतना ही होना, फैट परसेंटेज कैसे पता चल पाता है? फैट परसेंटेज जो बॉडी में, जैसे हम किसी मसल का देखते हैं, मतलब एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती कि वो मशीन्स रहते हैं जी, जिसमें आ जाता है कि मसल का परसेंटेज इतना है, Okay. फैट का इतना है, ओके फिर उनको स्टैंडर्ड परसेंटेज से कंपेयर करके बताते हैं कि ये आपका बहुत ज्यादा है, ओवर द लिमिट है। ओके ओके। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसी हिसाब से चल रही है। बट फाइनली ये होता है कि जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके अपनी कुछ डाइटरी या वैसी गाइडलाइंस जब आप अपने
आपके पास आने वाले जो क्लाइंट्स बोले या पेशेंट बोले उनको देते तो उनके जीवन में परिवर्तन तो डेफिनेटली हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तय है। जी। तो आपके पास सबसे खराब स्थिति मतलब जिनका रूटीन बहुत ही घिसा पिटा था वो कौन सा, क्या आप कोई केस ऐसा शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मतलब बहुत चैलेंजेस आते हैं, जैसे हर आदमी की लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे मेनोपॉज की लेडीज आती हैं कि अब तो वेट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है और बहुत क्रॉनिक टाइम से वेट चला आ रहा है, तो वो काफ़ी होपलेस हो जाते हैं। ओके। तो वो मैंने अच्छा रिजल्ट आया था, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उनको, और उनको बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हो गए थे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई था, वेट भी ज़्यादा था, मेनोपॉज भी क्रॉस हो चुका था, कुछ उनका 65 ईयर की लेडी थी। तो बट उनका डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा था। उन्होंने बोला कि मुझे ये जो इतनी सारी मेडिसिन्स चल रही हैं, मुझे वो नहीं करना है, आप ओके। जो बताओगे मैं वो वैसा फॉलो करूँगी। ओके। तो उस कंडीशन में वो करते रहे, 4 टू बहुत जल्दी उनका भी हो गया था, 4 टू 5 मंथ्स में ओके। उन्होंने भी साइंटिफिकली सब चीज़ें फॉलो की। मैंने कोई जी। स्टार्वेशन नहीं कराया, जी। कोई स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं कराया, सिर्फ जी। करेक्शंस ही करवाए, मॉडिफाइड कराई उनकी रेसिपीज़। जी। और एट द एंड ऑफ 5-6 मंथ्स, मतलब मेडिसिन्स तो स्टॉप होना 2-3 मंथ्स में ही स्टार्ट हो गई थी टेपरिंग। जी। जी। 4-5 मंथ्स में उनकी सारी मेडिसिन्स बंद हो गई थी। वेरी नाइस। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सब कुछ बंद हो गया था जी। उनका। तो ऐसे-ऐसे केसेज़ हैं जो हेवी मेडिकल हिस्ट्री के साथ आए थे। कुछ चैलेंजेस थे जो 3 जनरेशन के लोग हैं, सीनियर सिटीज़न भी हैं, बच्चे भी हैं, होम मेकर हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है उनको अपने लिए प्रायोरिटाइज़ करने के लिए। फिर जी। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं उनके, जी। उनकी वजह से भी वो बहुत सारे जॉइंट पेन्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से वो वॉक भी नहीं कर पा रहे हैं, घर में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये चैलेंजेस हमारे पास हो जाते हैं, तो सिर्फ डाइट प्रिस्क्राइब करना हमारा काम नहीं है, जी। वो सारे चैलेंजेस भी फिक्स करना है। ऑलराइट। तो ये एक हमारा रोल रहता है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। फिर एक केसेस थे जिसमें मल्टीपल वो थे, ऑर्गन फेल्योर के केसेस, मतलब मल्टीपल डिजीजेस थे। जी। तो ये होते हैं, मतलब रिजल्ट्स आते हैं बहुत हेवी, जैसे मैंने बताया बहुत हेवी ओबेसिटी के केसेस थे, जो दे जस्ट लूज होप कि पॉसिबल ही नहीं है। आप चैलेंज दिया था मुझे एक पेशेंट ने ओके। कि डॉक्टर मेरा 125 केजी का वेट था उनका, आप 100 तक तो हम कर लेते हैं, आप 100 के नीचे करके दिखाइए तो बताते हैं, जी। तो देन आई विल बी वेरी हैप्पी। चैलेंजिंग केस था वो मेरे जी। लिए। तो उसमें प्लेटू आ जाता था कि जी। वो 90 100 तक आने के बाद उनका फिर वो कम ही नहीं होता था। फिर वो हमने ब्रेक किया जी। कि उनको जर्क डाइट दिया, जो भी तरीके थे। तो इस तरह के बहुत कॉम्बिनेशंस आते हैं, तो मेरे लिए भी मैं भी उनसे सीखती हूँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लर्निंग टू टू वे होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। पेशेंस ने ही सिखाया है बहुत कुछ मुझे। डॉक्टर साहब, जब हम ये मानते हैं कि 70 किलो के आसपास का वजन, उसके बियॉन्ड जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, हाँ, 70 तक तो ठीक है, हाँ, तो ये लोग ऐसी हालत में 100 किलो 120 किलो पहुंच क्यों जाते हैं वही। और उनको अवेयरनेस क्यों नहीं आती है कि मैं वही। 70-80 किलो पे कुछ कर लूं? आपका सच क्या में। एक्सपीरियंस है मैं इसमें? भी मुझे भी यही सवाल आता है पहले जब मैं उनको देखती हूँ कि इतना कैसे बिगाड़ लिया? जी। तो होते हैं, सबकी सिचुएशंस होते हैं, फिर सबकी स्टोरी सुनती हूँ। जी। बहुत फैमिली हिस्ट्रीज होती है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, हाँ जी। लॉन्ग टर्म तक वो उनकी केयर कर रहे हैं, तो अपने लिए ध्यान ही नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब बहुत लोगों की बहुत स्टोरीज होती हैं। एक जी। कैटेगरी अगर मैं एक बॉक्स में डालूं कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती हैं एंड दे फेल टू प्रायोरिटाइज देमसेल्फ। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि इन प्रॉब्लम्स के होने के बाद भी आप रिड्यूस नहीं कर सकते थे, आप कर सकते थे, जी। बट सबकी अपनी प्रायोरिटी होती है, सबका अपना विल पावर होता है। तो एक तो कैटेगरी हो गया कि लाइफ की सिचुएशंस ऐसी थी कि वो चले गए और उन्हें उस आगे बढ़ते गए और अपने आप को नेग्लेक्ट करते गए। दूसरी कैटेगरीज होती हैं जो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो वो उनको हमने टाइमली कंसल्ट ही नहीं किया, जैसे पीसीओएस है, या फिर डायबिटीज है, या फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो टाइमली उनके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया, डॉक्टर को नहीं दिखाया गया, डाइटिशियन से नहीं मिले, दे वर जस्ट सिटिंग ऑन देयर प्रॉब्लम, तो वो बढ़ता चला गया। कुछ लोगों ने, एक कैटेगरी आती है जिन्होंने किया ट्राई, रिड्यूस भी किया, फिर मोटिवेशन लूज हो गया, जी। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने और खाना शुरू कर दिया, जी। तो वो बाउंस बैक हो जाता है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जो बिंदास हैं, उनको एंजॉय करना है लाइफ, उनको फर्क नहीं उनको पड़ता है फर्क वजन नहीं कुछ भी हो। उनका खाना नहीं रुकना चाहिए, जी। दे वांट टू एंजॉय लाइफ।
हाँ कि आप कुछ भी कर लो, ये 4 वो आते हैं मुझे बताते हैं, आप कुछ भी डाइट दे देना, ये 4 चीज़ें मत हटाना मेरे डाइट से। एक तो मैं पिज़्ज़ा बर्गर खाऊँगा, या मैं चाय 5-6 बार मैं लूँगा, मतलब वो उनका तो इस तरह की अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। बट अच्छी बात ये है कि हर कैटेगरी का तोड़ है, हर चीज़ को फिर मैं जैसे मैं डॉक्टर भी हूँ, डायटीशियन भी हूँ, काउंसलर भी हूँ। जी। तो मेरी जो पहली सिटिंग वो इसके लिए बहुत डीप में आई टॉक टू देम डीपली, बहुत अच्छा लॉन्ग कन्वर्सेशन होता है। तो फिर वो समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। जी। आप सेल्फ नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या इग्नोरेंस है, या लैक ऑफ अवेयरनेस है, मोटिवेशन है, या आप गिव अप कर चुके हैं। तो फिर उसके हिसाब से जब वर्क करते हैं तो फिर रिजल्ट्स आते हैं। बहुत केसेस आए थे जो बिल्कुल होपलेस केस थे, जिनको उम्मीद ही नहीं थी कि एक तो मेरे पास 75 ईयर के जेंट्स आ रहे थे जो अभी भी वर्किंग थे, रिटायर नहीं थे, वो कुछ करते थे, और वेट उनका 103 कुछ ऐसा था। बट वो उनके चैलेंजेस थे लाइफ में कि उनको डाइट का ज़्यादा शिफ्ट मत करिए, क्योंकि उनका गट डिस्टर्ब हो जाता था, सेंसिटिव जी। गट था। और मैं समझा भी रही हूँ तो भी वो कहते हैं आप ज़्यादा मत डिस्टर्ब करिए। तो कैसे मैंने उनको टैकल किया जी। और 10 केजी उन्होंने रिड्यूस किया, जी। और उन्हीं के जैसी उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मैंने डाइट दिया। मैंने उनको फोर्स नहीं किया कि आपको ये ऐसा ही करना है, कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं। मैंने कहा, उन्होंने जैसा बोला डॉक्टर मैं यही चाहता हूँ, आप 5 ही चीज़ें मेरी करेक्ट करा दीजिए, मैं उनको फॉलो करता रहूँगा। मैंने बस वो करा दिया और 10 केजी उन्होंने बहुत अच्छे से रिड्यूस कर लिया। बहुत अच्छी बात तो है। पेशेंट को समझ के उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और उनकी लाइफ स्पेस सिचुएशन को ध्यान रख के ही आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देना होगा। आप कोई बहुत स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल एडवाइस नहीं दे सकते हो। आपको उनके शूज में उतर के, उनके लाइफ स्पेस में उतर के फिर समझाना पड़ेगा, तभी वो सस्टेनेबल और रिजल्ट आएगा। तो जब हम ये देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि लोग अपने पे सेल्फ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे उनको एक चीज तो पता चलेगी कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट जीवन में बहुत मायने रखता है बिल्कुल। स्वास्थ्य के लिए। तो किस पॉइंट इन टाइम पे किसी को ये लगना चाहिए कि मैं अपने आप को ऐसे मॉनिटर करूं, और जब ये मुझे कहीं पे ट्रिगर दिखाई दे तो मुझे एक्स्ट्रा केयर लेनी चाहिए? जब आप अपनी डे टू डे लाइफ को ढंग से नहीं कैरी कर पा रहे हैं, हाँ, ओके। आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके वाइटल्स ठीक नहीं है, एपेटाइट नहीं प्रॉपर है, स्लीप प्रॉपर नहीं है, आपका मूड अच्छा नहीं है, मतलब समवेयर यू आप समझ जाते हैं कि यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट द वे यू शुड बी। जी। तो उस समय अलर्ट हो जाइए कि ये बॉडी बॉडी क्योंकि ये बॉडी साइन दे रहे हैं जी। कि वाइटल साइन है, जिनको आप रीड करके और अलर्ट हो जाइए कि अब और इग्नोर नहीं करना है हमें अपनी हेल्थ को। तो ये जो आपका एडवाइस है थोड़ा सा सब्जेक्टिव सा हो गया। हाँ। अगर इसको हम ऑब्जेक्टिवली देखें, हाँ। जहां पे एक्चुअली पता चले, अभी थकान तो मान लीजिए किसी को जनरली रहता हाँ, है, हाँ, बट किस पॉइंट इन टाइम पे कि अपना वजन मेजर करते रहना चाहिए, हाँ, या अपनी टमी मेजर करते रहना हाँ, चाहिए, हाँ। और इस पॉइंट पे आके क्या आपको चाहे न चाहे आपको कोई मेडिकल टेस्ट कराते रहना चाहिए? तो ऐसे कोई एकदम ऑब्जेक्टिव एडवाइस हम आपसे चाहेंगे डॉक्टर साहब। एक तो आपका वो तो विजिबल हो जाता है, जैसे कि आप हमें खुद समझ में आ रहा है कि बॉडी का वेट बढ़ता जा रहा है। ओके। ठीक है, आप ब्लड टेस्ट कराते रहिए, एनुअल एक आपका बॉडी चेकअप जरूर कराइए। जी। ब्लड टेस्ट कराइए, बोन स्कैन कराइए कि जी। क्या डेंसिटी है। हाँ, और हर स्पेशलिटी आपका हार्ट अगर 40 प्लस है तो हार्ट जरूर चेक कराइए, जो जी। कार्डिक मार्कर्स है। तो एक बॉडी टेस्ट कराइए, आपकी बॉडी को ऑब्जर्व करिए। अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है, जॉइंट पेन्स है, वीकनेस है, जी। तो बॉडी के हेल्थ इश्यूज जो हमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है, प्लस इंटरनल ब्लड टेस्ट कराइए, उनसे समझ में आएगा। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करिए, वेट अगर ज़्यादा हो रहा है मशीन चेक करते रहिए आपका वेट, इंच गेन भी अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उन सब सिचुएशन में अलर्ट हो जाइए जी। कि इट्स हाई टाइम नाउ यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके। आपके पास यंगेस्ट पर्सन जो आए हैं, चाहे भले ही माता जी हाँ। के थ्रू आए हो या डायरेक्टली आए हो, हाँ, तो क्या यंगेस्ट पर्सन की एज क्या रही? वेट लॉस के लिए जी। टीनेज आए हैं मेरे पास, ओके। बच्चे आए हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी के केसेस आते हैं। ओके। तो 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 7 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। एक तो मेरे पास प्राइमरी लेवल की आई थी बच्ची, 4th 5th स्टैंडर्ड के। बहुत Okay. एक्चुअली ये बहुत आते हैं हमारे पास, ओके। क्योंकि एडिनॉइड्स डिजीज जब होती है या बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, पर्टिकुलरली एडिनॉइड्स, तो वो ओबीज चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा उसकी होती है। ओके। और बहुत कॉमन है एडिनॉइड एंड हाई टॉन्सिल्स।
तो उसमें फिर डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप किसी डाइटिशियन से मिलके पहले इस बच्चे का वेट भी कम कराइए। ओके। चाइल्डहुड ओबेसिटी तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ऐसे तो बहुत आए मेरे पास। ये क्या कारण रहे ऐसे इतने छोटे बच्चे जो हाँ। 6th क्लास में या उससे भी कम हो, क्या कारण होते हैं, क्यों हो जाते हैं ऐसा? बहुत कारण है। एक तो पहले तो जेनेटिकल मेकअप ओके। भी होता है, उनकी पूरी फैमिली का जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है। ओके। फिर फैमिली का फूड कल्चर होता है, रिस्पॉन्सिबल एंटायर फैमिली ही वो सारी चीजें खा रहे हैं। पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, ओके। जैसे अरे बच्चा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लो बच्चा चलो ट्रीट लेते हैं, बच्चा सैड है, बच्चे को बहुत पैम्परिंग की जा रही है आजकल। जी। न्यूक्लियर फैमिली है, एक एक बच्चे या दो बच्चे हैं, तो या 2-3 गर्ल्स के बाद एक बॉय हुआ है, मतलब इस तरह से पैम्पर्ड चाइल्ड है। तो कुछ भी हुआ है तो आजकल फूड एक वे ऑफ सेलिब्रेशन एंजॉयमेंट ऐसा हो जी। गया है। जी। कुछ भी है, चलो पार्टी, पिज्जा, बर्गर, आउटलेट, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो गए हैं बच्चों को। और जरा सा उन्होंने क्रेविंग की। हमारे जमाने में तो अगर पहले तो ये सब होते ही नहीं थे, इतने एग्जिस्ट ही नहीं करते थे हमारे जमाने में। अगर हुए तो कहते थे तो डांट अलग पड़ती थी कि ये क्यों खा रहे हैं, और जी। सुन भी लेते थे हम लोग। अभी जमाना ऐसा हो गया कि उनको क्रेविंग हो रही है और उन्होंने कहा तो पेरेंट्स भी एनकरेज करे, ठीक है खा लो। या अगर उन्होंने मना भी किया तो बच्चे भी नहीं मान रहे हैं, हो सकता तो है कि बच्चे के बहाने पेरेंट्स भी खा रहे खा हैं। लेते इजी होंगे। अवेलेबिलिटी भी हो रही है, और पेरेंट्स भी आजकल, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, टाइम नहीं है कि कितना उनके लिए बनाए या कितना उनके साथ आर्ग्यूमेंट करें। तो ये बहुत चेंज हो गया है लाइफ पहले से और अब के लाइफ में। तो ये है। और मतलब फूडी गवर्नमेंट, ये अगर कहीं पर चेक लगा लिया जाए बचपन से ही, तो ये सारी चीजें बचाई जा सकती हैं। तो क्या आपकी बातों से मैं ये समझूं कि लोगों की जो फंडामेंटल समझदारी है उसमें कुछ कमी आई है? लोग ना, मैं इसको अगर एक बॉक्स में डालूं तो डोपामाइन ड्रिवन वर्ल्ड हो गया है आजकल। ओके। हर आदमी को सेटिस्फेक्शन चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए। अब मैंने अच्छे मार्क्स लेकर आया, चलो पार्टी करते हैं। ओके। बर्थडे है, चलो पार्टी करते हैं। जी। कुछ भी अच्छा हुआ तो पार्टी करते हैं। तो जी। फूड हैज बिकम अ रिवॉर्ड सिस्टम। जी। तो थोड़ा संयम रखना चाहिए। मैं सबको ही बोलूंगी कि एंजॉय करिए, बट खाने पीने पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब बॉडी में जाता है और बॉडी को इफेक्ट करता है। तो कहीं ज्यादा खुश होने के चक्कर में आप अपनी बॉडी स्पॉइल ना कर रहे हो। अगर सेलिब्रेट करना है और खाना खाना है तो फिर बिल्कुल कैसे करिए, करें, कैसे? करिए जरूर करिए। सोशल गैदरिंग में जाइए तो चेक करिए ना आप क्या खा रहे हैं। बी माइंडफुल जी। वाइल यू आर ईटिंग। आप जाओ, बाहर जाओ, एंजॉय करो, खाओ। तो पहले तो बी माइंडफुल इन ईटिंग। और अगर आप ले रहे हैं कुछ ऐसा जो कि थोड़ा हाई कैलोरीफिक है, तो क्वांटिटी कंट्रोल करिए। फिर उसको कवर अप करिए कि पहले आपने उसको कुछ कवर अप कर लिया लो कैलोरी फूड से, बाद में आप फिर हल्का खाइए। या फिर आप वर्कआउट बहुत अच्छे से करिए तो खा सकते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि उसको हमें कैसे कवर अप करना है, सो दैट बॉडी गेट रिड ऑफ दैट एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। ओके। और ये जो टेस्ट कराने वाला जो आपने कहा कि कुछ मेडिकल टेस्ट उनको हाँ। करा लेने चाहिए हाँ, समय समय पे, हाँ। तो किस पॉइंट इन टाइम पे, जब आप कितने उम्र के हों, कि वो टेस्ट आपको कमेंस कर देने हाँ, चाहिए? तो और अगर उनकी जैसे फ्रीक्वेंसी, आपने तो ये कहा एवरी ईयर कराना चाहिए, तो सभी एज ग्रुप को हर साल कराना चाहिए? नहीं, जैसे अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो जो टीनेज एक एज आता है, प्यूबर्टी का एज, उसमें करा लेना चाहिए। क्योंकि अभी आजकल डिजीज ऑनसेट एज काफी जल्दी हो गई है। जो डिजीजेस पहले 40-50 में आते थे, वो अब सब 30s में आने लगे हैं, 20s में आने लगे हैं। पहले ग्रेइंग ऑफ हेयर 40s में होता था, अभी छोटे छोटे बच्चों के भी ग्रे हेयर हो रहे हैं। या फिर एक जो फर्स्ट टेस्ट है वो प्यूबर्टी एज में करा लेना चाहिए, 14 to 15 ईयर में, पूरा फुल बॉडी स्कैन। तो उसमें मैंने देखे हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी मिल जाती है। कुछ कुछ बच्चों का तो थायराइड भी डिटेक्ट हो जाता है अर्ली एज में। ओह। तो कुछ केसेस में या टाइप 1 डायबिटीज है, मतलब बहुत सारी डिजीजेज हैं। एक अर्ली स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए। जी। फिर उनको एवरी ईयर कराने की जरूरत नहीं है। फिर एक स्क्रीनिंग हमें कराना चाहिए एक 20 to 25 ईयर में, जब बहुत बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत प्रोफेशनली एम्बिशन के पीछे हम बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो बिल्कुल। एक उसमें करा लेना चाहिए, एक 30 में करा लेना चाहिए। फिर एक मेनोपॉज एज आता है 35 या 40 ऐसे 5 ईयर के ब्रैकेट में अगर हम बोले तो कराते रहना चाहिए हमको। ओके, तो उससे कम से कम आप एक मोटे तौर पे चेक रख पाएंगे कि बिल्कुल। आप किस तरफ आपकी जो हेल्थ हाँ, है हाँ, वो हेड कर रही है। बिल्कुल। अब हम आपके ओपिनियन डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, बेस्ड ऑन अपॉन योर लार्ज एक्सपीरियंस, कि फूड आइटम्स में आपका क्या ओपिनियन है? ये खाने हैं, नहीं खाने हैं? किसके लिए? फूड आइटम्स, फूड आइटम्स। जैसे गेहूं के बारे में आपका अच्छा, क्या अच्छा। विचार है? गेहूं का मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जैसे कि
बहुत सारे लोगों में खाना चाहिए, बट सबकी सेंसिटिविटी अलग हो गई है। अब वो ज़माना नहीं रहा जब इतना फिज़िकली एक्टिव होते थे लोग। अभी तो मेंटल वर्क ज़्यादा हो गया है ना? तो लोगों का गट अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह गया है, तो गेहूँ थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ईज़िली डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट देयर आर सम पीपल जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाता है। सो जब वो ये गेहूँ लेते हैं तो उनको ब्लोटिंग या फिर एसिडिटी, ये सब सिम्पटम्स हमने देखे हैं, ये बहुत हो जाते हैं। तो फिर उनको जो चीज़ ट्रिगर कर रही है अगर बॉडी में, तो फिर वो अवॉइड कर लेना चाहिए। तो उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ले लेना चाहिए। तो ये पता कैसे चलता है, क्योंकि एक व्यक्ति दिन गेहूं तो खाता नहीं है दिन भर, वो और बहुत सारी चीजें खा रहा है, मान हाँ, लीजिए कोई केला भी खा रहा है, हाँ। तो ये गेहूं ही ये चीज को ट्रिगर करता है, ये ये कैसे? पेशेंट ही बताते हैं हमको। ओके। वो बोलते हैं डॉक्टर हमने ब्रेड का आइटम्स लिया, ओके। तो हम पूछते हैं कि क्या खाने के बाद आपके बॉडी में ऐसे सिग्नल आए, आपको अनकंफर्टेबल लगा? तो बोले लंच में ब्रेड ज्यादा ले लिया था, या फिर रोटी ज्यादा ले ली थी, या सुबह शाम दोनों टाइम, या रेगुलर उनका मोनोटोनस डाइट रहता है। एवरी डे दे आर टेकिंग, सुबह भी रोटी, रात में भी रोटी, कुछ तो ब्रेकफास्ट में भी रोटी खा के ही जाते हैं, तो 3 टाइम वो रोटी खा रहे हैं। ओके। तो एक्सेस हो रहा है ना उनके, और उसकी वजह से दे आर मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ अदर फूड ऑप्शंस। ओके। अगर आपने एक फिक्स्ड मोनोटोनस डाइट कर रखी है, तो आप बहुत सारी चीजें नहीं ले पा रहे ना फिर। तो उसको स्पेस दीजिए, उसको थोड़ा सा डाइट से हटाइए, ताकि आप दूसरी चीजों को अलाउ कर पाए। ओके। तो वो फिर समझ में आता है। फिर वो ऐसे पेशेंट्स ज्यादा बताते हैं जो तीनों टाइम रोटी ले रहे हैं, गेहूं की ही ले रहे हैं सिर्फ, तो एक मोनोटोनस डाइट से फिर उनको बहुत लिवर, फैटी लिवर हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग की सेंसेशंस हो रही है। ओके। आपने अभी कहा कि आजकल के लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, हाँ। पहले के लोग ज्यादा करते थे, आपने पहले भी ये बात कही। जी। पहले के लोग ऐसा क्या कर रहे थे जिसको ये कहें बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे? देखो, पहले अगर बोले तो खेती बाड़ी बहुत ज्यादा, जो हमारा प्रोफेशन था वो खेती बाड़ी पर ज्यादा डिपेंड था, तो वो मेहनत बहुत होती थी। वॉकिंग, अब आजकल तो डोर स्टेप पे व्हीकल आ गए, पहले जी। चल चल के ऑफिस जाते थे। जी। स्कूल का बच्चा भी स्कूल जाने नदी पार करके जा रहा है, ओके। या दूर है, चलो वो नदी जी। पार करने वाली तो बहुत पुरानी हो गई। हम अपने जमाने की भी अगर बात करें तो जी। हमारे स्कूल जो था, तो कई बार वॉक करके ही स्कूल जाते थे। जी। अभी तो वैन लगी है, तो बच्चे से लेके ही वो सारी चीजें हो जा रही हैं। या पहले हाउस जो होम मेकर लेडीज थी, कितना काम रहता था घर पे, वो हमेशा पूरे टाइम कुछ करते ही रहते थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली रहती थी, जी। सबकी रिक्वायरमेंट्स मीटअप करनी होती थी। अभी तो वो दे आर वर्किंग, और घर के भी काम हाउस हेल्पर को कर दिए गए हैं डेलीगेट। तो इस तरह पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया ना हमारा। जी। जेंट्स भी हैं, तो कितना ज्यादा वो वीकेंड पे, मतलब सबका ऑफिस से आने जा, अभी इतना लेट होता है कि ऑफिस से छूटे ही सीधे कैब करते घर पे आते हैं। तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं। ऑल राइट। ओके। इस पे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज डिस्कशन तो हाँ, एक जो मेन मुद्दा वो ये है कि चावल के बारे में, वाइट चावल लेना है या ब्राउन लेना है, हाँ, वाइट चावल में, तो उसके ये बारे भी में काफी हॉट टॉपिक है। जी, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम थोड़े हाँ, से सवाल अभी जी कर जी लेते हैं। जी जी बिल्कुल। चावल का भी ना मतलब देखा है कि अगर बहुत लोगों के स्टेपल डाइट राइस ही है। जी। बंगाली है वो मच्छी भात खा रहे हैं, पंजाबी है वो बीन्स चावल और राजमा, है ना। साउथ इंडियंस का पूरा राइस बेस्ड ही मील इडली है, सांभर चाहे जिसमें भी होगा। सब में होगा, जी। राइस तो होगा ही। बिल्कुल। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपकी डाइट को सूट कर रहा है, आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, ठीक है, आप राइस थोड़ा हैवी हो जाता है खाने के बाद, शुगर स्पाइक होता है उसमें, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी होता है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, बहुत एक्टिव नहीं है, तो फिर वो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट गेन की तरफ लेके जाता है। बट अगर आपने उसको कवर अप कर लिया है 2 चीज़ों से, आपने उसको बॉडी को बहुत सारा फाइबर दे दिया है, रेसिपीज मॉडिफाई कर दी है, और कॉन्टिन्यूस हर मील में राइस नहीं है, तो फिर वो राइस इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। अब कोई मेरे पास आते हैं, जैसे बहुत सारे साउथ इंडियन थे, मैंने देखा वो तीनों टाइम में राइस ले रहे हैं, और रेसिपी में भी बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं था। तो मैंने जब अब उनको मैं रोटी पे तो नहीं ला सकती हूँ, उनका स्टेपल मील ही है, तो मैंने उनकी ही रेसिपी को मॉडिफाई कर दिया, 1-2 बार रिप्लेस कर दिया, तो वो दे आर एंजॉइंग राइस ऑल्सो, बट विथ लिटिल मॉडिफिकेशंस। तो अगर वो बॉडी को सूट नहीं हो रहा है, डिजीजेस हो रहे हैं, डायबिटीज हो रहा है, तो हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि कहाँ हमें उसको चेंज करना है।
एक शब्द मैं वेट कर रहा था बहुत देर से, अब जाके आपने उसका इस्तेमाल किया है, फाइबर। फाइबर एग्जैक्टली क्या होता है और ये शरीर में जाके क्या करता है? फाइबर्स क्या करते हैं कि ये नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं। दो तरह के, एक तो सॉल्युबल हो गए, एक नॉन सॉल्युबल हो गए। तो फाइबर्स बेसिकली जो हमारे प्लांट्स से के जो सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज स्टार्च, उनके बने रहते हैं, जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ब्रेक नहीं होते। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन में जाके जो हमारा फूड का एक बल्क है उससे कंबाइन होते हैं, एंड दे ऐड बल्क। और दे आर ऑल्सो फूड टू द जो हमारे बैक्टीरियाज है, गुड बैक्टीरियाज है प्रोबायोटिक्स के, दे आर फूड ऑल्सो। तो दे मल्टीप्लाई देयर ग्रोथ। तो ये बल्क ऐड करते हैं और फिर दे हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द गट। तो फाइबर अगर, और दूसरा क्या रोल होता है फाइबर का, इट गिव्स यू सैटिस्फैक्टरी फीलिंग। जैसे कि अगर हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स लिए तो पेट जल्दी भर जाएगा। अगर पिज्ज़ा बर्गर ले लिया, क्वांटिटी कम है उसका, तो उससे पेट नहीं भरेगा। लेकिन फाइबर अगर हमने ज़्यादा ले लिया तो सैटिस्फैक्टरी फीलिंग हो जाती है। तो ये लो कैलोरी फूड है, तो आप इनको आराम से भी खा सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, कि आप भूखे नहीं रह रहे हैं, आप स्टार्व नहीं कर रहे हैं, आपका पेट भर रहा है, टेस्टी आप रेसिपीज बना सकते हैं। तो उस वे में भी फाइबर्स बहुत हेल्प करते हैं। दे गिव यू सैटिस्फैक्टरी एंड दे हेल्प यू डिटॉक्सिंग योर बॉडी। ओके, तो अगेन कमिंग बैक टू द एविडेंस पार्ट ऑफ जी इट, जी जी। तो ये अगेन कि ककड़ी में फाइबर है हाँ और राजमा में नहीं है। हाँ ककड़ी खाने से सैटिस्फैक्टरी हो जाती है, हाँ। राजमा चावल खाने से नहीं होती है। तो ये भी क्या किताबों में लिखा हुआ है या ये कहीं देखा गया है? एविडेंस मतलब, एविडेंस का मतलब किताब में लिखा हुआ नहीं होता है। मैं इसको ऐसे पूछता हूँ डॉक्टर साहब, कई जगह मैंने पूछा है कि मान लीजिए एक मर्डर हुआ, मर्डर में जजमेंट देने के लिए जो जज साहब हैं उनको गोली या चाकू चाहिए होता है कि भाई दिखाओ, और हाँ जब तक वो एविडेंस प्रस्तुत नहीं होता है उस केस को सही माना नहीं जाता है। हाँ हाँ ऐसा ही होता है। हाँ हाँ अगर आपने उस चक्कू का जीरोक्स ला के दे दिया, किताब में लिखा हो सर देखिए हाँ। जज साहब इस चक्कू से मर्डर हुआ था, तो वो माना नहीं जाता जी है, जी जी। वो एविडेंस माना नहीं जाता है। एविडेंस का मतलब है आंखों देखी। हाँ हाँ इसीलिए आई विटनेस का जो महत्व होता है और उस आई विटनेस को माना जाता है। तो ये क्या फाइबर होता है, ये बॉडी में जाता है, वहाँ पहली बात तो ये वहाँ पे बैक्टीरिया होते भी हैं कि नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो उनमें के दो टुकड़े हैं, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। हाँ। गुड बैक्टीरिया नीचे रहते हैं, खराब बैक्टीरिया ऊपर रहते हैं। ये फाइबर जो है वो, खराब वाला बैक्टीरिया क्यों नहीं खाएगा फाइबर को, वो क्यों नहीं बढ़ता? जिस फाइबर को खा के गुड बैक्टीरिया बढ़ सकता है उससे खराब वाला बैक्टीरिया क्यों नहीं बढ़ेगा? ये कैसे पता चलता है? ये सब तो अगेन वही क्वेश्चन आ गया है कि लेबोरेटरी में प्रूव किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। हाँ, तो मतलब कहीं पे लिखा हुआ है, किसी महाशय ने लिख दिया, लॉर्ड मैकॉले के किसी चेले ने लिख दिया, और हम उन सब चीजों को जानते नहीं है, बट मान के हमने ये मान लिया है कि भाई ये फाइबर होता है, ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। मैं तो यही कहता हूँ अगर फाइबर जीवन में मायने रखता तो मैं रस्सी जूठी खा लूंगा, है ना। दूसरा, अभी कहा कि गट क्लीन करने को शायद डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोग कोई जूसेस की बात करते हैं। जूस का मतलब ये हुआ कि आपने किसी चीज को पीसा, माइक्रोग्रीन्स को पीसा और उसमें से कुछ छान दिया और बाकी जो वो आपने पी लिया। तो कुछ चीजें तो आपने छान दी, तो वो जो सेल्यूलोज पार्ट जो आप कह रहे हैं कि सेल्यूलोज पार्ट में फाइबर होता है, बट वो तो इन्होंने छान के बाहर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सो ये बड़ी, इसी वजह से जनमानस में कंफ्यूजन फैला हुआ है, क्योंकि जब एक लॉजिकल बात हम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनमें साइंस तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेबोरेटरीज में तो किसी ने देखा नहीं है, जिन्होंने देखा है उन्होंने भी देखा है कि नहीं देखा है पता नहीं चलता है, क्योंकि वो लेबोरेटरी कहीं तो होती इस दुनिया में। अगर किसी ने भी देखा हो तो किसी जगह पे तो कहीं बैठा होता कि भाई ये लेबोरेटरी, ये बैठी हुई है कि भी ये जो फाइबर है ये मेरे कोलन में जाके ये करता है। काफी चीजें एक्सपीरियंस भी की जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए आप रिसर्च कर लीजिए, या मतलब लोगों को 5 लोगों को अच्छे से फाइबर रिच डाइट दीजिए जी, 5 लोगों को नहीं दीजिए, बाकी कंडीशन सेम रखिए, फिर उनका बॉवल चेक करिए कैसे हो रहा है। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस बेस पे भी तो हम कह सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। तो ये आप तो यही
आपने पॉइंट बात यही कही, ये रियल लाइफ एविडेंस है। बिल्कुल, हाँ। जो किताबों में लिखा होता है वो साइंटिफिक एविडेंस हो सकता है या बुकिश ये एविडेंस, एक्सपीरियंस बेस्ड हो गया है। एक्सपीरियंस है, और यही रियल लाइफ एविडेंस है। बिल्कुल। हम तो यही कहने की कोशिश करते हैं कि एविडेंस, आपने कुछ खाया और उसका नतीजा क्या हुआ, हाँ, वो हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखें, हम्म, वो इस जीवन के विज्ञान को पूरा समझते हैं कि भाई ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन के डब्बे हैं, और इतने एक व्यक्ति को इतना उसका वजन है तो इतना प्रोटीन खाना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर वो 40 साल की उम्र में ही इस दुनिया को बाय बाय टाटा बाय बाय कह के चल देते हैं। चाहे वो शेफाली जरीवाला जी हों या अभी हाल फिलहाल 8 फरवरी को मयंक पवार जी, 6 टाइम्स मिस्टर इंडिया और 2 टाइम्स मिस्टर एशिया रहे, 37 इयर्स की एज में हार्ट अटैक से फेल हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? आपका क्या विचार है इसमें? केमिकल लोडिंग हो रही है। ओके, जैसे जो अभी आपने बोला कि प्रोटीन पाउडर ज्यादा ले रहे हैं, ओके, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स ज्यादा ले रहे हैं, ओके। तो ये बॉडी के नेचुरल प्रोडक्ट तो है नहीं, बॉडी उनको डाइजेस्ट करने के लिए तो डिजाइन नहीं की गई थी। हमने उनको लैब में या प्रोसेस करके फिर दे रहे हैं, ओके, तो वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं यही सब ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाता है। ओके। तो अभी फूड आइटम पे हमारे चलते हैं। मैंगो के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत टेस्टी होते हैं। नहीं नहीं, एज फार एज वेट लॉस इज कंसर्न, समझिए, वेट मजाक लॉस कर रही जिनके थी। पास, अगर नहीं, आपके पास 135 किलो वाले कोई आए हाँ, या 100 किलो वाले आए, हाँ। तो उनको मैंगो देखो ये सब बिल्कुल हाँ सही सवाल है, क्योंकि अब मैंगो सीजन में आए हैं, समर सीजन में तो खाएंगे ही, ओके, है ना, लेकिन कितना खाएंगे सवाल ये है। ओके, तो मैं बोलती हूँ आप खाइए, कोई बात नहीं है, उसके उसके कुछ कायदे कानून होते हैं भाई। अब जो जो नॉर्मल है, जो जिनको भगवान की तरह से कोई वेट का प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, वो खा लेते, उनकी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। नहीं, हम तो वेट वालों की बात कर रहे हैं जो 100 हम किलो तो के, वेट 80 किलो वालों के की हैं। बात करें, ठीक है, तो अब उनको तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोडेड स्टेट में है। जैसे मैंने जी। बोला, बहुत कॉम्प्रोमाइज स्टेट में जा चुकी है, बहुत हेल्थ इश्यूज लेके बैठे हुए हैं, तो उनको हमें कैसे करना है? उनको भी खाना है मैंगो, तो हम उनको बहुत सारे तरीके हैं कि क्या, जैसे मैंगो शेक मत लीजिए, लिक्विड फॉर्म में जब आप लेते हैं उसमें, और शुगर तो खैर डालना ही नहीं है, बट अगर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं तो उसका ज्यादा कैलोरीज हो जाती है। तो आप मैंगो स्लाइस ले लीजिए, फिर आपको अलग से मत लीजिए, लंच के बाद आप थोड़ी देर के बाद फिर ले लीजिए। जी, तो उसके तरीके होते हैं कि कब लेना है, कहाँ लेना है और कैसे लेना है। जी। तो उससे आदमी को ऐसा भी नहीं लगे कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर रहे हैं, घर में पूरी फैमिली खा रही है, हमको अलाउड नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आपको भी अलाउड है, बस किस तरीके से खाना है और कितना खाना है। मैं आपसे एक पॉइंट ब्लैंक ही सवाल पूछ लेता हूँ। जी, कोई जी। 80 किलो की लेडी है हाँ, और डायबिटीज भी है, मान लीजिए उसका HbA1c 7.5 के आसपास है, हाँ, और बाकी कोई मेडिकल जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें कोई चीज गड़बड़ नहीं है, अच्छा। केवल ये 2 चीजें हैं, हाँ, बाकी एवरीथिंग इज ओके। मैंगो का सीजन आ गया है, हाँ। तो वो कितना मैंगो खा सकते हैं? मैं ऑन एन एवरेज यही बोलती हूँ कि अगर आपका मन करे तो आप 3 स्लाइस आप ले लीजिए, ओके, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पूरा अवॉइड ही करना है। ओके, और आप एवरीडे ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा मैंगो आप ले सकते हो। ओके, अगर आपका क्रेविंग नहीं हो रही तो प्लीज मत लीजिए, फिर मतलब इट जस्ट कि आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई कर लीजिए। ओके, यू शुड नॉट फील कि यू आर स्टार्विंग आउट ऑफ समथिंग। ओके। विच इज द बेस्ट फ्रूट दैट यू रिकमेंड, जिनका ये वाला केस है 80 kg एंड 7.5 HbA1c, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो विच इज द बेस्ट फ्रूट जो वो बिंदास खा सकें? गुआवा काफी अच्छा फ्रूट है, ओके, जो कि सुपर फ्रूट भी हम बोल सकते हैं। ओके, उसका अगर शुगर के हिसाब से देखें तो ग्लाइसेमिक लोड काफी कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है, ओके, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन सी है, फाइबर बहुत अच्छा है, ओके, तो गट को भी सपोर्ट करता है। ओके, तो मैं तो सबको गुआवा बहुत अच्छे से रिकमेंड करती हूँ कि आप जी। आराम से लीजिए। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे कि आप अनार भी मैं बोलती हूँ कि आप ले सकते हैं। जी, पपाया शुगर के हिसाब से थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज 1 फ्रूट इन अ डे आप आराम से ले सकते हो। और अगर आपने एक फ्रूट का बोला है तो मैं तो गुआवा को काफी रिकमेंड करती हूँ। हाँ जी। बाजरा या इसी टाइप के जो मिलेट्स हैं, हाँ, उनके बारे में क्या आपका एम्फेसिस ज़्यादा रहता है कि वो खाना ज़्यादा बेटर है, अगर हम 80 एंड 7.5 को लेके चले? मैं क्या मानती हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं चाहती हूँ कि डाइट में आप हर चीज ऐड करिए, ओके, ऐड वैरायटी ऑफ फूड इन योर डाइट। जी, तो अगर कोई 3 टाइम रोटी खा रहा है तो मैं उसको बोलती हूँ आप रिप्लेस करिए उसको बाजरे की रोटी से। तो आप ऐड करिए मिलेट्स,
टू हैव अ वैरायटी ऑफ द फूड। उसकी रेसिपीज बहुत सारी हो सकती हैं। जी। तो बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ये सब मैं देती हूँ उनको वैरायटी के तौर पे। मतलब गेहूं हटा के ये सारी चीजें उनको इंक्लूड करनी है या हाँ। ये भी लेने चाहिए? आप हाँ, गेहूँ हटा के आप उसका एज़ अ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। एज़ अ वैरायटी आप ब्रेकफ़ास्ट के ऑप्शंस में कर सकते हैं बिकॉज़ दे आर वेरी हेल्दी। तो इनको हमें एज़ अ वैरायटी हम ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। लौकी जूस, करेला जूस, हाँ, ऐशगार्ड जूस, ये जो जूसेस हैं, हाँ। इनका वेट लॉस में क्या रोल है? ये जो जूसेस होते हैं, फ्रूट जूस अलग हो गया, वेजिटेबल जूस अलग हो गए। तो वेजिटेबल जूसेस में काफ़ी एंजाइम्स या काफ़ी मिनरल्स होते हैं। तो दे हेल्प इन स्पीडिंग अप मेटाबॉलिज्म, या वो क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसमें मिनरल्स हैं, ठीक है, विटामिन्स हैं, तो वो हम उनको रिकमेंड करते हैं और उनसे एपेटाइट भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर हम खाली पेट वेजिटेबल जूस ले रहे हैं, कोशिश करें अगर उनका फाइबर भी ले लें, या उससे भी अच्छा कच्चा वेजिटेबल्स ही ले लें एज अ होल, जी, उसका जूस निकालने की जगह। जी, बट कई बार जल्दी है, इतना नहीं ले पा रहे हैं, तो आप वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं। इट इट हेल्प्स। जी। सी बकथॉर्न का आजकल कुछ बहुत ज़्यादा ही हाँ, प्रचलन चल गया है, या इट हैज़ कम इनटू द ट्रेंड। हाँ, हाँ। उसमें आपका क्या ओपिनियन है? मतलब ठीक है, मैं अब तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ कि जो लोकल फूड सी बकथॉर्न आपका क्या है उसमें, उसको क्या बोलते हैं हम? पता नहीं, बस सी बकथॉर्न के नाम से आजकल मोदी जी ने भी हाँ, कहीं पे सी बकथॉर्न का नाम लिया। मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया है अभी तक। ओके। उसको मे बी कमिंग टाइम में मैं उस पे और ज़्यादा वर्क करूँगी तो फिर मैं कर सकती हूँ। जी, क्योंकि ये इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ट्रेंडिंग में चल जाती हैं। हुँ, हुँ। एक और सुपर फूड पिछले दिनों काफ़ी समय से चल रहा हुँ। है, जिसको फॉक्स नट्स कहते हैं, क्योंकि ये हाँ। सब लोग अंग्रेज़ी बहुत हाँ, हाँ, शब्दों का मखाने। इस्तेमाल हाँ। अल्टीमेटली वो मखाना है, फूल मखाना जिनको हाँ, कहा हाँ, जाता है। हाँ। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, जो हाँ, प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सपीरियंस आपका है? मखाने का क्या रहता है ना कि उसमें प्रोटीन का अच्छा है, कैल्शियम भी बहुत अच्छा है और वेरी लाइट ऑन द गट। तो पहले भी मुझे याद है जब फ़ीवर होता था तो मखाने बहुत दिए जाते थे, क्योंकि बहुत लाइट होता है वो। तो पहले भी चलते थे, बट अब ये सोशल मीडिया की वज़ह से बहुत ज़्यादा उनको हाइलाइट कर दिया गया है, हुँ, हुँ। उनको सुपर फूड का टैग दे दिया गया है, हुँ, जिससे हुँ। उनके रेट्स भी बढ़ गए मार्केट में। तो ये तो पहले भी एग्ज़िस्ट करते थे और उनकी कुछ स्पेशलिटी है कि दे आर लाइट, रिच इन प्रोटीन एंड कैल्शियम, तो इसके लिए अच्छा है वो। दूध एक व्यक्ति 80 केजी एंड 7 पॉइंट वाला कितना दूध पी सकता है, कि दही या हाँ, डेयरी प्रोडक्ट के बारे में? डेयरी प्रोडक्ट्स भी अब उनका भी क्या हो गया ना, विद टाइम सब चेंज हो गए हैं चीज़ें। बहुत अडल्ट्रेशन हो गया है, पॉल्यूशन हो गया है, तो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंजेक्ट किए जा रहे हैं मिल्क में, उनको निकालने में। तो जो ओरिजिनल दूध थे वो तो नहीं रह गए, हालाँकि दूध तो हमेशा से ही अच्छा रहा है। एज़ ए होलसम मील ही माना जाता था, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें। बट आप आजकल बिकॉज़ ऑफ अडल्ट्रेशन हार्मोन्स की वज़ह से हम बोलते हैं जो पीसीओएस है या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं या बहुत सारे डिज़ीज़ में, कहते हैं कि फिर अवॉइड कर सकते हैं। बट मैं एज़ अ कर्ड के फॉर्म में मैं बोलती हूँ, आप कर्ड और पनीर जो उसका थोड़ा ईज़िली डाइजेस्टिबल फॉर्म है और ज़्यादा बेटर वर्ज़न है, जैसे योगर्ट है, ये सब आप ले सकते हैं। जी। नारियल पानी? हाँ, बिल्कुल, मैं तो रिकमेंड करती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं इसमें नहीं लेना चाहिए, बट इट इज़ फुल ऑफ मिनरल्स। बहुत ही अच्छा है कोकोनट वाटर। कोल्ड ड्रिंक से तो, कोल्ड ड्रिंक हम लेने में इतना सवाल नहीं करते हैं, बट कोकोनट वाटर लेने से पहले हम बहुत सवाल करते हैं। तो दिन में 2-3 ग्लास पी सकते हैं इसके? 1 ग्लास इन अ डे सफिशिएंट, आप आराम ओके। से ले सकते हैं, सेफली मतलब आप एक कंज़्यूम नारियल कर जब सकते आप ले रहे हैं। हो तो एक बिल्कुल ले नारियल सकते बड़े हैं, आराम आप से। आराम से ले सकते हैं। ऑलराइट। गन्ने का जूस? गन्ने का जूस थोड़ा उसका शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके। तो वैसे तो अगर जिसको प्रॉब्लम नहीं है और हाइजीन का प्रॉब्लम भी हमें देखना है, जिसको कोकोनट वाटर में इतना हाइजीन का इश्यू नहीं है, वो बंद है शेल, आपने खोला और तुरंत दे दिया। गन्ने किस तरीके से मशीन में पूरा किया जाए, तो हाइजीन पहले चेक कर लेना चाहिए। ओके। दूसरा, शुगर कंटेंट उसका काफ़ी हाई रहता है और लिक्विड भी रहता है। जैसे मैंने बोला कि कोई भी अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसका उतना ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड नहीं होता, बट अगर लिक्विड के फॉर्म में है तो वो ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी हो जाता है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करती हूँ अपने डायबिटिक पेशेंट्स को। ओके। बट जैसे आपने बोला कि 7 है या अगर और अर्ली एज है 6 है, तो वंस इन अ व्हाइल हम दे सकते हैं, जी। बट ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं रिकमेंड नहीं करती। गोलगप्पे, पानी पूरी? दिस इज़ अगेन आपकी चॉइस है। जैसे कि हर बार वंस इन अ व्हाइल आराम से ले सकते हैं, बट कई अब उसमें समझने वाली चीज़ है कि क्या है। तो जैसे अब गोलगप्पे का जो पानी, इसमें सॉल्ट बहुत रहता है।
खट्टा जैसे आंवला या जो भी उन्होंने यूज किया है जी। या नींबू वगैरह, फिर उसको कवर अप करने के लिए इसमें सॉल्ट बहुत ऐड हो जाता है, हम्म, तो ब्लोटिंग बहुत करता है क्योंकि फिर वाटर रिटेंशन हो जाता है, ओके। एक्सेस सॉल्ट या तो वाटर रिटेंशन हो जाता है। ये तो मैं उसका साइंटिफिक वो बता रही हूँ, और जो पानी पूरी वो भी फ्राइड ही रहते हैं, बट आप ले सकते हो, ऐसे ऐसा नहीं कि ये स्ट्रिक्टली नो नो फूड है। आप अपने कभी मूड है तो आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, उसमें जी। काफी अच्छी भी चीजें रहती हैं। अगर आप उसको मूंग के साथ फिलिंग कर लीजिए, है ना, आलू की जगह उसको उसको भी मॉडिफाई कर लीजिए ना हम, तो आंवले का बना लीजिए, और अनारदाने का पानी बना सकते हैं, सॉल्ट थोड़ा मीडियम रखिए, और उसमें मूंग का फिलिंग करिए, तो देखिए कितना हेल्दी रेसिपी बन जाता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें कही थैंक्स टू सारी यू सब। फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और या बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करने जी, में। हमें भी बहुत मज़ा आया। आपने बहुत बेबाकी से आंसर दिए। शायद मेरे सवाल कुछ आड़े-तिरछे से हो सकते हैं, लेकिन अब चलते-चलते हम ये जानना चाहेंगे कि जो दर्शक आपके साथ जुड़ना चाहें, जी आप जी। कांदिवली में हैं, मुंबई में हैं, और जो आपसे जुड़ना चाहें, तो वो क्या क आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करें? और फिर आपका क्या उनसे उनको एडवाइज़री कैसे रहता है? वो थोड़ा बताएँ। तो जैसे अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं मुंबई कांदिवली ठाकुर विलेज में प्रैक्टिस करती हूँ, और क्लिनिक मेरा वहाँ पर है। आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, सारे सोशल हैंडल्स आपको जी, इसमें कर दिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। हम डाल देंगे आपके। हाँ, डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि बीइंग अ डॉक्टर एंड डाइटिशियन एंड अ काउंसलर, तो हम पूरा एज अ टोटलिटी उस पर्सन को समझते हैं कि अगर उसको कोई डिजीज है, सपोज वेट लॉस, वेट गेन की हम बात कर रहे हैं, तो वेट गेन आया कहाँ से। तो जब मैं अपना केस टेकिंग करती हूँ तो वेट गेन कहाँ से आया वो समझने का कोशिश करती हूँ, उनको उनकी लाइफस्टाइल समझती हूँ, उनके मेडिकल एंड बॉडी कंडीशन समझती हूँ। फिर एट द एंड ऑल्सो उनका मोटिवेशन लेवल, उनका मेंटल इमोशनल कोशेंट वो समझते हैं। फिर जहाँ ज़रूरत है मेडिसिन की, वहाँ हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। अब ये होम्योपैथिक मेडिसिन वेट रिडक्शन की नहीं होती हैं, ये मेडिसिन होती हैं उनके डिजीज़ करेक्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस का ही आउटकम होता है वेट गेन। फिर हम उनका डाइट रिकॉल लेते हैं, उनके लाइफस्टाइल, उनके चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, उनके वर्क स्टाइल और उनके फैमिली कल्चर, उनके ट्रेडिशनल कल्चर, इन सब को ध्यान रख के ही हम डाइट बनाते हैं। कोई उसमें सारा होममेड फूड ही रहता है, कोई बाहर के एप्लीकेशंस नहीं है, आउटसाइड मील नहीं है, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं है, बहुत फास्टिंग डाइट नहीं है, उसमें हर तरह का मील इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है, वैरायटी ऑफ फूड देने की कोशिश करते हैं, और उनके बाकी पैरामीटर्स जैसे वाटर इनटेक का ध्यान रख रहे हैं, फाइबर का ध्यान रख रहे हैं, तो ये एज ए टोटालिटी हम देखते हैं कि सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। फिर आता है मोटिवेशन करने के लिए, क्योंकि कई बार लोग शुरू तो करते हैं, या कुछ कैटेगरी होते हैं जिनको होप ही नहीं है कि ऐसा पॉसिबल है, तो उनको होप दिलाना, उनको एक्सप्लेन करना कि ये पॉसिबल है। फिर कोई बीच में डीमोटिवेट हो जाता है, थोड़ा रिड्यूस किया फिर वापस स्टेगनेंट हो गया, तो उनको फिर वापस उठा के पुश करना, लेके जाना, वो भी हमारा काम है। फिर अगर स्ट्रेस है कोई लाइफ में, तो वी टॉक अबाउट दो स्ट्रेस थिंग्स, क्योंकि अगर हम बॉडी, अगर इफ वी आर हैप्पी तो बहुत फास्ट वेट रिड्यूस हो जाता है, बट अगर जी, स्ट्रेस में है तो इट एक्ट्स एज अ ब्लॉकेज, हर्डल की तरह वो वर्क तो ये करता है। होलिस्टिक आपका अप्रोच जो है, ये मेरा कंप्लीट होल। मैंने इसके लिए होम्योपैथिक, जैसे ही मैं डॉक्टर बनी फाइनल ईयर से ही मैंने डाइटिशियन का कोर्स कर लिया था, जी, क्योंकि जो हमारी होम्योपैथी की केस टेकिंग है उसमें हम पूरा पेशेंट को जब समझते हैं तो समझ में आ जाता है कि अरे इसका तो डाइट करेक्ट करने की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। बिल्कुल। तो मैंने इसलिए प्रोफेशनल कोर्स किया डाइटिशियन का। फिर और आगे गए तो लाइफ में इतना स्ट्रेस हो रहा है तो वो कैसे काउंसिल करें, लोगों के इतना स्ट्रेस है लोगों की लाइफ में, उनको नहीं पता उसको कैसे कोप अप करना है। तो काउंसलिंग के लिए मैंने बहुत सारे टूल्स में मैंने अपने एक्सपर्टीज़ लिया। हैंड राइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस भी मैं करती हूँ, उसमें हैंड राइटिंग के थ्रू उनके बहुत सारे थॉट्स, इमोशंस वो सब डिटेक्ट हो जाते हैं। डिजीजेज आ रही हैं अगर, तो उसके पीछे हमारा मेंटल बैकग्राउंड क्या है, क्या इमोशंस है जिनकी वजह से डिजीज आ रहे हैं, तो वो भी उनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ बहुत सारे एंगर्स हैं, फियर है, एंग्जाइटी है, तो इस सेट के डिजीजेस डेवलप होते हैं। तो ये सब मैं पेशेंट को बताती हूँ, मैं पेशेंट को एजुकेट करती हूँ, ताकि अगर उनको जब पता रहेगा तो फिर वो और उसको बिलीव करके और फिर फॉलो करेंगे। मतलब हमारा पूरा कन्वर्सेशन साइंटिफिक होता है, लॉजिकल होता है, रिलेटेबल होता है एंड प्रैक्टिकल टू फॉलो होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए
95% मेरे जो पेशेंट्स हैं वो सब वेट रिड्यूस करके ही जाते हैं। हाँ, बिकॉज आप सारे के सारे जो आयाम है हाँ। पर्सनैलिटी के, बिल्कुल। फिजियोलॉजिकल हो, मेंटल हो, जैसे जी। भी हो, उन सब पे आप काम करते हैं, जी, जी, जी। सबको वो टैकल एक करते टोटलिटी में होलिस्टिक काम होता है, हैं। जी तो ऐसा चांस ही नहीं कि रिजल्ट ना आए। जी कोई अनफॉर्चुनेट केसेस है जो नहीं फॉलो कर पाए या उनकी कंडीशंस ऐसी जो जिनका कमिटमेंट नहीं मिल पाया मुझे, वो ही रह गए, बट जो मेरे साथ चले वो वेट लॉस करके ही निकले। जी। चलते चलते जी। मुझे तो लग रहा था ये आखिरी सवाल होगा, अच्छा। लेकिन शब्दों में से शब्द, पॉडकास्ट मीडियम ही एक ऐसा होता है। जी, जी। आपने कहा कि एक वाटर रिटेंशन बॉडी में कहीं हो जाता है। जी, जी, जी। बॉडी में कौन सा ऑर्गन ऐसा होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है ब्लैडर के अलावा, वो हम थोड़ा जानना चाहेंगे। और वहाँ पे पानी अगर इकट्ठा हो जाता है तो कितना इकट्ठा होता है और उसको कैसे निकाल सकते हैं? बॉडी जैसे हमने देखा है फ्लूइड रिटेंशन, जैसे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, जो हमारी मेम्ब्रेन जैसे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, जो ऑर्गन के ऊपर एक लेयर होती है, उनमें फ्लूइड काफ़ी हो जाता है। जैसे इन्फ्लेमेशन अगर हो गया तो फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है। जैसे प्लूरिसी सुना है, लंग्स के ऊपर एक लेयर है। लंग्स पे होता है। पेरिटोनियम है, एब्डोमेन के ऊपर एक पेरिटोनियम लेयर है, तो इसके वो ड्रॉपसी हो जाता है, बहुत एसाइटिस जिसको बोलते हैं, तो इन लेयर्स के बीच में हो जाता है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन हमारा है, वहाँ पे सेल्स के बीच में काफ़ी हो जाता है। तो उसका फिर एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, फिर डाइट में हम सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करते हैं। एक्सेस सॉल्ट इनवाइट्स सॉल्ट एब्जॉर्ब वाटर, तो वो सब चीज़ें, फिर सोडियम हम उसमें कम करते हैं, बिकॉज आजकल की डाइट में भी सोडियम बहुत हो जाता है। जो हमारे पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर्स हैं, वो उनकी प्रोसेसिंग में ही हम सोडा, कार्बोनेट से सब डालते हैं, दे ऑल आर द सोडियम। तो हम उनको पोटेशियम रिच डाइट देते हैं। तो पोटेशियम एंड सोडियम का पंप होता है कि सोडियम बाहर जाएगा और पोटेशियम अंदर आएगा, तो इस तरह से फिर वाटर रिटेंशन हो जाता है। डायूरेटिक डाइट देते हैं जिससे यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू साहब। सो मच, हमारे थैंक इस यू फॉर कॉलिंग एविडेंस मी। पॉडकास्ट शो पे हमने बहुत सारे एविडेंसेस आपसे गैदर किए हैं जी। और हमारे दर्शकों को भी बहुत एक ज्ञान की बात इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिली होंगी जो अभी तक बैठे हुए हैं। तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो एविडेंस मच में अपना फॉर समय देने कॉलिंग के लिए। मी, और सभी दर्शकों का भी आई एम श्योर दे विल एंजॉय अवर कन्वर्सेशन, और शायद उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत फ्रूटफुल होगा। एंड कभी भी आप चाहे, अगर आपको हमारी बातें साइंटिफिक एंड लॉजिकल लग रही हैं, तो प्लीज़ डू मीट मी। अगर आप किसी भी हेल्थ इश्यू से सफ़र कर रहे हैं, यू कैन कनेक्ट टू मी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।